नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है चाशीन और इसकी राइटर है नायाब जलानी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। ये वह सितंबर के दिन थे। उन दिनों खनक हवाओं का जोर था। शुमाली इलाकों में तो औस की जगह आसमानों से बर्फ़ गिरती थी। सफ़ेद रुई नुमा बर्फ़ की फुहार होती जो पूरी रात बूंदों की मानिंद गिरती रहती और सुबह तक पूरा इलाका सफ़ेद बर्फ़ की कबा में मलफूफ दिखाई देता था, जैसे सफ़ेद चांदनी ने पूरी ज़मीन को ढांप रखा। और ये बाबा का शहर हुंजा था। इसे हुंदेस यानी बर्फ़ों का मुल्क कहा जाता था। उसे हुंजा में आए 3 साल हो गए थे। 3 साल पहले चाशीन अपर पंजाब के इंतहाई पसमानदा गांव से उठकर अमनाबाद आई थी। अमनाबाद उसके दादा का आबाई गांव था। यहाँ पर दादा की ज़मीनें थी, खुबानी के बागात थे और डेयरी फार्म हुआ करता था। दादा ज़ात पात से असली नस्ली सैयद थे, सो पूरे इलाके में बहुत इज्जत और पहचान थी। उसके दादा इंतहाई मेहनती और अमन पसंद इंसान थे। उनकी 5 औलादें थी, 1 बेटी और 4 बेटे। उनके 5 बच्चे तालीम याफ्ता थे। कॉन्वेंट और लॉरेंस कॉलेज ऑफ घोड़ा गली से इब्तदाई तालीम के बाद काकुल अकेडमी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। चाशीन के ताया पाक फ़ौज के आला ओहदे पर फाइज थे। उनका सिर्फ एक ही बेटा था और वो उम्र भर अमन आबाद से बहुत दूर रहे थे। ताया का इकलौता बेटा उर्दब काज़मी भी बाप के नक्शे कदम पर चला और पाक आर्मी ज्वाइन कर ली। ताई जिस कदर खुद आलीशान थी, वैसी ही उर्दब भाईजान के लिए आलीशान बीवी भी लाई थी। फ़राक भाभी और उर्दब भाई पूरे ख़ानदान की शान थे, काबिल, दिलकश, खूबसूरत और मगरूर भी। उर्दब भाई चाशीन के बाबा से सिर्फ 5 साल छोटे थे। दोनों में बहुत दोस्ती थी और ये बहुत पुरानी बात थी। फिर उर्दब भाई की शादी हो गई। वो अपनी जॉब और फैमिली में बिज़ी हो गए थे। चाशीन के बाबा ने भी अपर पंजाब के एक पसमानदा गांव से आने वाली राइमा से शादी कर ली थी। राइमा बाबा की क्लास फेलो थी। चाशीन उनकी शादी के 12 साल बाद हुई थी। वो 3 साल की थी जब हुंजा आते हुए बाबा और अम्मी का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। चाशीन बहुत छोटी थी, सो उसे नानी अपने साथ गोट ले गई थी। उसकी परवरिश खालसतन देहाती और रिवायती से माहौल में हुई थी। एक छोटा सा घर, नानी की मोहब्बत और आस पड़ोस की सहेलियाँ। वो उनके साथ ही गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी। उसने बड़ी महदूद सी ज़िंदगी देखी थी, बस नानी की मोहब्बत, सहेलियाँ और घर की चारदीवारी। नानी ने हमेशा उसे खुद तक महदूद रखा था। उसे किसी के घर जाने की इजाज़त नहीं थी, गली में खेलने की इजाज़त नहीं थी। नानी जब तक जिंदा रही थी उसका साया ही बनी रही। उस पे किसी का गर्म अक्स तक पड़ने नहीं दिया था। अमनाबाद से अक्सर दादा मिलने आते थे, ढेर सारी सौगातें लेकर, ढेर सारा प्यार लेकर। दादा के इंतकाल से पहले ताया फौत हो गए और फिर ताई अम्मी भी। दादा से ये सदमा बर्दाश्त करना मुहाल हो गया और वो भी उनके पीछे ही चल बसे। दादा की वफ़ात चाशीन के लिए भी बहुत बड़ा सदमा था। फिर तो सदमात का सिलसिला ही चल पड़ा। दादा के बाद अभी वो एलिमेंट्री स्कूल में थी जब नानी भी उसे भरी दुनिया में तन्हा करके राही अदम हुई। तब चाशीन की सहमी आंखों से हंसी और शोखी हमेशा के लिए रुखसत हो गई थी। वो हंसना भी भूल गई और खुश होना भी। हर वक्त एक खौफ और एक डर उस पे सवार रहता था और उसकी सहमी आंखों का ये खौफ उस वक्त भी ना गया जब उसके शफीक से मंझले चचा और छोटे चचा उसे हमेशा के लिए अपने हमरा अमनाबाद ले आए थे। अमनाबाद की दुनिया भी एक अलग सी दुनिया थी। यहाँ ये 2 ख़ानदान आबाद थे, मंझले चचा आजिम और छोटे चचा कासिम की फैमिली। लगता ही नहीं था ये एक छोटे से नाकाफ़ी सहूलियात से आरास्ता गांव का घर है। इस घर में सब कुछ था, खुलूस, प्यार, चाहत, सहूलियात की फरावानी और खुशहाली भी। हर किस्म की सहूलियात और नेमतों से कतई ना आशना चाशनीन के लिए यहाँ पे सब कुछ बहुत हैरत अंगेज़ था। जैसा कि फितरत से करीब तर मनाजिर, दरिया से हर रोज़ लाई जाने वाली ताज़ा मछली, फलों से लदे दरख्त और खुश्क मेवाजात की बहुतात। ये वो चीज़ें थी जिनसे वो उम्र भर आशना नहीं थी, तरसी हुई थी, जो नानी भी खरीद नहीं सकती थी। उनकी पहुंच और बसात से दूर थी। बिजली नहीं थी वहाँ पे, फ़ोन नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, बल्कि कुछ भी नहीं था। तफरी के नाम पर कोई खूबसूरत मंजर भी नहीं। धूल, मिट्टी, गर्द, कच्चे रास्ते और कच्चे मकान। एक ऐसे गांव से उठकर उसकी माँ इस्लामाबाद जैसे शहर में पढ़ने के लिए गई थी। फिर एक अच्छे घराने के लड़के से उसकी शादी हो गई। नानी उसे यही समझाती थी वो ढेर सारा पढ़े और मकाम में हस्ती में अपना अलग से नाम पैदा कर ले।
नानी कहती थी एक तालीम थी जो उसकी ज़िंदगी बदल सकती थी। वो 8वीं में अमनाबाद आई थी और 10वीं तक अमनाबाद के सेकेंडरी स्कूल में ज़ेरे तालीम रही। वो किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल का टेस्ट क्लियर नहीं कर सकी थी। कासिम चचा उसे हर बड़े और अच्छे स्कूल में लेकर गए थे, लेकिन वो किसी भी अच्छी दरसगाह की मेरिट लिस्ट तक ना पहुंच सकी। इस नाकामी के बाद उसे अमनाबाद के स्कूल ने ही कबूल किया था। वो कॉन्वेंट और बेकन हाउस जैसे स्कूल्स के लिए सख्त नामौजूद थी, जिसमें दोनों चचाओं के बच्चे पढ़ लिख कर अब बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे। आज़िम चचा की 2 बेटियां और 1 बेटा था। कासिम चचा भी 2 बेटियों की भी 2 बेटियां और 1 बेटा था। उनके बच्चे चाशीन से उम्र में बड़े थे, फ़िक्र, सोच और इल्म में भी बड़े थे। वो सब कभी कभार घर में आते, ज़्यादा अपनी पढ़ाइयों और नौकरियों में मसरूफ़ रहते थे। आज़िम चचा की दोनों बेटियां लैला और लाला रो साइकोलॉजिस्ट थी, बेटा इंजीनियर बन रहा था। नाजी और रादिया भी एमबीए कर चुकी थी। उनका भाई 2nd ईयर में था। उन सब ने अमनाबाद में चाशीन को खुशामदीद कहा था। वो सब चाशीन से बहुत आगे थे, अपनी गुफ्तगू में, नाजो अंदाज में, बोल चाल में, नशिस्तो बर्खास्त में, हर लिहाज से बहुत परफेक्ट थे। इसके बावजूद चाशीन को अपने से कमतर नहीं समझते थे। उन्होंने 3 सालों में चाशीन को बहुत प्यार दिया था। उनके खलूस से वो खुद को ज़ेर बार समझती थी। वो सब साफ दिल के मोहब्बत करने वाले, तबीयतन नरम मिजाज थे। शरारती, हंसोड़ और जिंदा दिली उनकी अज़ाफ़ी खूबियाँ थी। जब से दोनों चचियाँ बहुत सादा तबीयत की, पुरखुलूस और मोहब्बत करने वाली थी, अपने अपने बच्चों को हॉस्टल्स में भेजकर हमेशा बहुत अकेली और अफसुर्दा हो जाती थी। लेकिन चाशीन की आम से उन्हें एक मुकम्मल मसरूफियत मिल गई थी। उन्होंने चाशीन को हथेली का फफोला बना लिया था और उसे हमेशा अपने अपने बच्चों से बढ़कर चाहा था। उनकी ये चाहत वक्त गुजरने के साथ कम नहीं हुई थी, बल्कि बढ़ती ही चली गई थी। चाशीन की हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वो वादी में अकेली सैर के लिए निकलती। दरअसल उन लोगों ने चाशीन को ख़ुसूसन वीआईपी प्रोटोकॉल दे रखा था। फिर रादिया, नाजिया और लैला बाजी ने उसके कई नाम रखे हुए थे। कोई उसे शीरी कहा करता, कोई चाशनी, कोई मिठास, कोई कलाकंद, कोई रसगुल्ला। चाशीन के नाम के कई मानी और मतालिब थे और ये लोग नाम की जगह उसका मायने इस्तेमाल करते। चाशीन उनकी मोहब्बतों और नोक-झोंक की आदी हो चुकी थी। वो उनके दरमियान रहकर हंसना सीख चुकी थी, बोलना सीख चुकी थी, मजाक करना सीख चुकी थी। हालांकि उस घर में चाशीन से बढ़कर हसीन चेहरे थे। बाजियाँ तो सारी बहुत आलीशान थी, उनके सामने चाशीन तो कुछ भी नहीं थी। उनमें तो अदा थी, एक ख़ास वक़ार, दिल फरेबी और आला तालीम का एतमाद था। ऊपर से अच्छी उठान और सुघड़ापा ऐसा जिसकी कहीं भी मिसाल न मिले। और उन सब दिल फरेब परियों में चाशीन सिर्फ खूबसूरत थी, सब खराम सी, आंखों को भली लगने वाली, तौबा शिकन या क़यामत ख़ेज़ तो कहीं से नहीं थी। लेकिन उन सब की तवज्जो और प्यार ने उसे बहुत सुंदर बना दिया था। लेकिन एतमाद का अब भी फुक़दान था। वो बाजियों की तरह खुश उसलूब या खुश गुफ्तार नहीं बन सकी थी। जब वो आपस में बैठकर किसी भी टॉपिक को अंग्रेज़ी में डिस्कस करती थी, तब उसका एहसास कमतरी ओद आता। हाँ, वो उनकी तरह गुफ्तगू के फ़न से आशना नहीं थी और उसे बाजियों से सीखने का इतना मौका भी नहीं मिल सका था, क्योंकि वो वीकेंड पे आती थी और जल्दी वापस चली जाती थी। फिर एक दिन हुआ कुछ यूँ कि चाशीन की महदूद ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली अचानक हुई, जिसने अमनाबाद के मकीनों को हैरत और शौक़ की अंधी वादी में धकेल दिया। हुआ कुछ यूँ था, बाजियाँ चाहती थी वो खूब मेहनत करे, 10वीं का इम्तिहान पास करे और इस्लामाबाद के अच्छे कॉलेज में उसे दाखिला मिल सके। इसलिए उन दिनों चाशीन दिलो जान से पढ़ाई में मगन थी। उस दिन भी ढलते सूरज को देखती वो पेपर की तैयारी में मगन थी। खिड़की के पट खुले थे और सूरज की नारंगी शुआएं कमरे में फैल रही थी। यहाँ से दरिया का दूसरा किनारा दिखाई देता था। किनारे से उठते हुए वादी, दिए नगर के पहाड़ और एक तंग दर्रा जिसमें एक स्याही माइल ग्लेशियर झांकता हुआ आगे आ रहा था। कितना दिल नशीन, मबहूत कर देने वाला मंजर था। उसकी निगाहें उस मबहूत कर देने वाले मंजर में अटकती अचानक एक ऐसे चेहरे पर ठहर कर मुंजमद हुई जो उसके लिए कतई तौर पर अजनबी चेहरा था, इंतहाई अजनबी, अनजान और नाआशना। करके फाटक पे एक पराडो आकर रुकी थी और उस पराडो की ड्राइविंग सीट पर वो खूबसूरत मर्द बैठा था, इतना सुनहरा जैसे चढ़ता हुआ सूरज, इतना मगरूर, इतना सख्त जैसे हुंजा के नख़वत ज़दा ग्लेशियर तना हुआ अकड़ा हुआ नाक की सीध में देखता, नखरे, नख़वत और गरूर के साथ नीचे उतरता, एक झटके से दरवाज़ा बंद करता। चाशीन का दिल जैसे उसी दरवाजे के साथ ही खुला और बंद हो गया। यूँ लगा जैसे कोई दर्द दिल को खोल कर अंदर आया और हमेशा के लिए कैद हो गया। आखिर ये दिल की दुनिया में क्या हुआ, ये कैसा भूचाल आया।
उसके कदम ज़मीन पे नहीं पड़ रहे थे, चाशीन के दिल पे पड़ रहे थे। उसके हाथ से किताब गिर गई थी। वो नासमझ थी, कम उम्र थी, अपनी एक भी कैफियत को समझ ना पाई। दुनियाए दिल को लुटा भी आई, फिर भी अनजान ही रही। वो अकेला नहीं था, उसके साथ 2 लोग और भी थे, वैसे ही तने हुए, ऊंची नाक और ऊंची गर्दन वाले। वो उन 2 लोगों के इसरार पे ही बामुश्किल ड्राइविंग सीट से उठा था, वरना उसके रवैये से लग रहा था वो उनको ड्रॉप करने आया और बैरूनी दरवाजे से ही पलटना चाहता था, अंदर आए बगैर। और जब वो लोग अंदर चले गए तब अचानक ही देखने वाली निगाह का हर मंजर फीका पड़ गया था और कुछ ही देर में नीचे एक दंगल मच गया। कोई बावर्ची खाने में भाग रहा था, कोई बर्तन शोकेस से निकाल रहा था, कोई मेज़ सजाने के लिए लवाजमात इकट्ठे कर रहा था। तब सहमी सी खौफजदा चाशीन को सीढ़ियों से उतरते हुए एक आवाज़ ने बेसाख्ता रोक लिया था। उर्दब भाईजान आए हैं, साथ अफरा भाभी और इज़्ज़त माआब नहीं, मोहतरम ज़िले पनाह आली जान शहज़ादा मुअज़्ज़िम नूरे चशम वली अहद जनाब दयान उर्दब काज़मी साहब ने भी इस गरीब खाने को इज़्ज़त बख्शी। आज तो सूरज शुमाल से निकला होगा, ये तो मोजज़ा हुआ। ज़िंदगी में शायद पहली मर्तबा ज़िले पनाह तशरीफ़ लाए हैं। दिल चाह रहा है देसी घी के चिराग रोशन करूं, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाज़िरी दूं, कोई बड़ी सी नज़र मानूं। नाजिया थी, एक ही सांस में बोलती जा रही थी, बगैर रुके, बगैर ठहरे। 100 नफल पढ़ लेना, रादिया ने मशवरा दिया। मैं तो कहती हूँ उल्टा लटक जाओ। लला ने भी इस कार्य खैर में हिस्सा लिया। नज़र माननी है तो कोई बड़ी मानो, चुपचाप दरियाए हुंजा में डूब जाओ। लाला रो मुस्कुराई थी। नाजिया ने खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरा था, फिर फर्दन फर्दन सबको 2-4 सुनाई थी। तुम सबके मुंह में कीड़े पड़े, बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। नाजिया का पारा चढ़ गया था। अरे मीठी, आ जाओ ना, रुक क्यों गई? आओ आओ, इस कार्य खैर में हिस्सा ले लो। नाजिया दिल की भड़ास निकालते निकालते अचानक रुक गई थी और चाशनी इतनी हौनक हुई कि वहीं सीढ़ियों पर ही रुक गई थी। जबकि मछली के कतले तलती रादिया ने और रोस्ट फ्राई करती लैला ने भी मुड़कर उसे देखा था, फिर मुस्कुरा दी थी। आओ चाशी, रुक क्यों गई? क्या पेपर की तैयारी हो गई? रादिया ने मुस्कुराकर नरमी से पूछा था। चाशनी इतनी गायब दिमाग थी, इस बात में सर भी ना हिला सकी। भाड़ में जाए पेपर, इसे ज़रा बैठक में भी भिजवाइए, अपने तायाजाद को का दीदार कराए, बल्कि तायाजाद के वली अहद का, जिसकी गर्दन में सरिया फिट है। किसी की तरफ देखना गुनाह समझता है, कलाम करना अपनी बेइज्जती। किस कदर जिल्लत की बात है। हम सब बाजमात सलाम करने के लिए गई और उसने निगाह उठाए बगैर जवाब हमारे मुंह पर दे मारा। देखना भी गवारा नहीं किया था। नाजिया एहसासे तौहीन से भिड़ जल रही थी और बाकियों के चेहरों पे वक्ती दबी दबी मुस्कुराहट थी। चाशनी हौनक पंचन सबको देखती रह गई थी। वो उर्दब भाईजान का बेटा है, उन्हीं की तरह मगरूर होगा। वो हम पे या तुम पे तो नहीं जाएगा। रादिया भी दूर की कौड़ी लाई थी। और भाईजान भी तो ऐसे ही थे। ये तो ताया की वफ़ात से कुछ पहले थोड़े तब्दील हुए हैं और अपने रिश्तेदारों से भी मिलना मिलाना शुरू किया, वरना वो तो यहाँ आते ही नहीं थे। महारू ने अपने एक फ़िश का पीस उड़ाते हुए जतलाया। वो दफ्तर खारजा में बड़ा अफसर है, बहुत बड़ा, इंटरनेशनल वीज़े पे सारी दुनिया घूम के सकता है, बहुत काबिल है, बहुत बाकमाल है, और फिर इतना तो उसका हक बनता है ना, थोड़ा सा नखरा दिखाए, थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ी सी बेनियाजी। वो हंसते हुए लवाजमात से भरी ट्रे सेट कर रही थी। चाशनीन सर हिलाने लगी, जैसे हर्फ ब हर्फ उनकी बात समझ में आ गई हो। फिर रादिया बाजी उसे अपने साथ बैठक में ले गई। वहाँ पे शानदार से उर्दब भाई जान बैठे थे और उनके बराबर उनकी खूबसूरत सी नखरेली बीवी, जबकि उनका बेटा दयान उर्दब शायद जाने के लिए खड़ा हुआ था। मेज़ पे रंग रंग के लवाजमात सजाती बाजियाँ कदरे गड़बड़ा गई। वो उठकर जा रहा था, मगर वो सब रोकने पे कादिर नहीं थी, ना वो रुकने के लिए तैयार था। रादिया बाजी के पीछे छुपी चाशनी ने लाला रो के आंखें दिखाने पर मरमरी आवाज़ में सलाम किया था, जिस पे उर्दब भाईजान चचा से बातें करते चौंक गए थे। और चौंकी तो अफरा भाभी भी थी, मगर ये चौंकना गैर मामूली नहीं था। उसके सलाम का जवाब देकर वो फिर से चाची को कोई बात बताने लग गई थी, लेकिन उर्दब भाईजान ने उसे पास बुलाकर प्यार किया था और उनका उसके सर पर हाथ रखना इतना सायादार सा था कि चाशनीन का दिल खुशी के एहसास में सरशार हो गया। नाजिम की बेटी है ना? वो कासिम चचा से पूछ रहे थे। कासिम चचा ने इस बात में सर हिलाया था। उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। फिर वो इफ़रा भाभी की तरफ मतवज्जे हो गए थे। ये नाजिम की बेटी है, मेरा दोस्त था, हमने बड़ा लंबा अरसा एक साथ गुजारा। वो अपनी बीवी को बता रहे थे, जो गैर दिलचस्पी से सुन रही थी। उनके रवैये पे चाशनीन का दिल कुछ खट्टा पड़ गया था। उसके बाबा उर्दब भाईजान के चचा थे, लेकिन एक ज़माने में ये दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त रह चुके थे, क्योंकि उनकी उम्रों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। जब उर्दब भाईजान ने पुरानी बातों का जिक्र छेड़ा
तो इफ़रा भाभी कतई बेनियाज हो गई। उनका बेटा तो बहुत पहले ही जा चुका था। चाशीन पे खड़े खड़े ही इंकशाफ हुआ था। उर्दब भाईजान का बेटा अपनी माँ की तरह मगरूर और ख़ुद पसंद था। वो तो चाय पे नहीं रुका। सबके रोकने और इसरार के बावजूद भी कितना रूखा, सर्द और एहसासात से आरी आदमी था। किसी के खुलूस और जज्बात का एहसास तक नहीं करता था। चाशीन के दिल पे बोझ आ गिरा। फिर उर्दब भाईजान और इफ़रा भाभी चले गए थे। वो थोड़ी देर के लिए आए थे और उनके वापस जाने के एक हफ्ते बाद जैसे धमाका हो गया था। एक ऐसी अनहोनी जो गुमान में ही नहीं थी। और उन दिनों रस्तों पे सदाबहार शहतूत स्याह हो रहे थे। सूखी खुबानी बाज़ारों में आम बिकती थी। कासिम चचा ढेरों के हिसाब से खुश्क मेवाजात लाए थे। उसके इम्तिहान सर पे पहुंच रहे थे। वो पूरा दिन किताबें रटने और पर्चे याद करने में लगी रहती थी और चचियाँ उसे बादामों वाले, दूध और दिमाग तेज़ करने वाले सौगातें बना बना कर खिलाती और उसके जी भर के नाज उठाती थी। फिर शाम ढली, रात छाई, बादलों ने आसमान से अपना गुलाब खींच लिया तो उसे आसमान पे सारे सितारे टिमटिमाने लगे थे। अचानक फाटक पे स्याह पराडो आ रुकी थी। घर वाले हैरान से हो गए। उर्दब भाईजान का हफ्ते के अंदर ये दूसरा चक्कर लगा था। आखिर माजरा क्या था? और इस दफ़ा भी वो अकेले नहीं थे। इफ़रा भाभी भी थी और कुछ मीठी सौगातें भी। सब हैरान, मुतअज्जिब और परेशान थे क्योंकि उर्दब भाईजान का रवैया खासा पुरस्रार था। फिर रात को दादा के कमरे में महफिल सज गई थी और इसी महफिल बल्कि खुफिया मीटिंग में ये मामला भी हल हो गया था। खबर ऐसी कि जिसने सुना शशदर रह गया। क्या ये मुमकिन हो सकता था? आज़म चचा और कासिम चचा बाकी लोगों की तरह मुतहरी नहीं थे। वो नॉर्मल थे, बल्कि बहुत खुश भी। और चचियाँ भी किसी हद तक खुश थी। एक भोली बसरी खुशबख्ती उनके दरवाजे पर दस्तक देने आई थी। वो कबाड़ खोलने में देर क्यों करते? उन्होंने उर्दब भाईजान का मुद्दा जानकर कुछ देर सोचने के लिए वक्त मांगा था और उसी मांगने के वक्त में आज़िम चचा ने चाशीन की राय मर्जी भी जान लेनी चाहिए थी। फिर उर्दब भाईजान को फ़ौरन ही हाँ में जवाब दे दिया गया। जिसने सुना बस दंग रह गया। लड़कियों बालियों ने दिल थाम लिए थे। हर कोई चाशीन के वक्त की बुलंदी पे मुतहिर था और चाशीन ऐसी हैरान, गुमसुम, चुप के चचाओं को मस्बत अंदिया देने के बाद भी किसी ख्वाब की कैफियत में थी। यकीन था कि आता ही नहीं था। इसमें क्या था जो उसका इंतखाब किया गया? उर्दब भाईजान अपने उसी मगरूर बेटे के लिए उसे मांगने आए थे। वहीं जो सूरज की मानित गर्म और सुनहरा था, सोना उगलती आंखों जैसा, गर्म, घुसैला, नखरेला और अखड़ा अखड़ा। वो जो दयान था, यानी हाकिम, यानी हुकूमत करने वाला। यूँ चाशीन के दिल का हाकिम बना कि उसे खबर तक ना हुई। यकीन न करके भी यकीन करना पड़ा था क्योंकि इफ़रा भाभी अपने सारे कुरोफर के साथ दिल पे पत्थर की सिल रखे आखिरकार चाशीन को रस्म की अंगूठी पहना दी गई थी। बाजियों को ख़ासुल ख़ास बुलवाया गया। पहले वो हैरान हुई, फिर परेशान और फिर बेसाख्ता खुश। उसके दिल में जो हल्का सा खटका था वो भी निकल गया। उसे डर था शायद कहीं कोई बगावत की आवाज़ ना उठ जाए। यहाँ पे हसद, बुग़्ज़ और कीने वाली बात ही नहीं थी। बाजियाँ उसे हंसाती, मजाक करती, उसे तरह तरह से सताती थी। घर में रौनक का समा बन गया और उन्हीं दिनों में तारीख तय कर दी गई। हालांकि चचियाँ मुतज़ब्ज़िब थी और बाजियाँ पुरजोश। चचियाँ कहती थी चाशीन तो बड़ी कम उम्र है, नासमझ और मासूम, भला शादीशुदा ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ उठा सकेगी। लेकिन यहाँ पे कोई इस नुक्ते पे गौर करने वाला नहीं था। उर्दब भाईजान तारीख लेने के लिए आए तो चचियों के सारे एतराज़ात धरे के धरे रह गए थे। भला उर्दब भाईजान के सामने किसी की मजाल थी जो बोल सकता? और जब शादी की तारीख तय हो गई तब भी किसी को यकीन ना आता था। और कभी कभार ऐसा हो जाता है जो चीज़ तसव्वुर से बालातर होती है उसका असूल आसान तर साबित हो जाता है। अभी तो उसे देखकर दिल धड़कना भूला था। अभी तो उसे दुआओं में मांगना बाकी था और बग़ैर दुआ के, बग़ैर कोशिश के, बिन मांगे अता कर दिया गया था। और उसकी आंखों में दिल की ज़मीन पे चलने वाला पूरे जलाल से और पूरी शान से बस गया था। हुंजा पे उन दिनों बादलों का साया रहता था और दरख्तों की शाखें सेबों के बोझ से लदी थी। घर की सारी अंगीठियों में कोयले दहकते थे। पूरा हुंजा सर्द और बर्फीला था। ठंड खून को सर्द करने वाली थी। जब घर में चचियों ने ढोलक मंगवा कर रख ली, सारी लड़कियां अपनी सारी मसरूफियात तर करके पहली फुर्सत में अमन आबाद पहुंच चुकी थी। ये उनके घर की नहीं बल्कि ख़ानदान की पहली शादी थी। दयान ताया का इकलौता और पहला पोता था, जबकि चाशीन सबसे छोटे चचा की इकलौती और इस घर की सबसे छोटी बेटी। मुकाबला तो टक्कर का था और शादी खड़क कर होना करार पाई थी, यानी बहुत ही धूमधाम के साथ। मायों के दिनों में ही उसका जहेज़ दयान हाउस में पहुंचा दिया गया था। आला से आला, कीमती से कीमती हर चीज़ बाजियों ने अपनी आला चॉइस को मद्देनज़र रखकर ख़रीदी थी और उन्होंने जो उसके लिए कपड़े बनवाए थे वो भी इंतहाई नफीस और स्टाइलिश। शादी से 2 दिन पहले इफ़रा भाभी की कॉल आ गई। इस कॉल में अजीब सी नख़वत और तहक्कम था, इतना कि अमनाबाद में रहने वालों को ना उनका लहजा पसंद आया, न तहक्कम भरा अंदाज़। उन्होंने छोटी चची से अपने अज़ली मगरूर लहजे में कहा था। उसे अमनाबाद से खुद ही
पेस्ट्री मत बनवाइएगा चच्ची, शहर से ब्यूटिशियन बुलवा लें, देखने के काबिल तो हो, बारात में पूरे शहर की क्रीम होगी। उन्हें अपनी सबकी का खदशा था या जो भी था, लेकिन उनके अल्फाज ऐसे नहीं थे जो नज़रअंदाज किए जाते। छोटी चच्ची को बहुत ही बुरा लगा, लेकिन उन्होंने नरमी से ही जवाब दिया था। वो बात बिगाड़ना नहीं चाहती थी। इफ़रा कैसी बात करती हो, हम भी अकल रखते हैं और बच्चियाँ माशाल्लाह सब कुछ जानती हैं, लेकिन उसमें इतने गट्स नहीं लगते। वही नखवत भरा अंदाज। छोटी चच्ची ने बामुश्किल ही इफ़रा का अंदाज पिया था। मीठी की तबीयत में सादगी है, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं। चच्ची ने बस इतना ही कहा। इफ़रा ने मज़ीद कुछ सुने बगैर फ़ोन रख दिया था, जबकि चच्ची खदशात में घिरी परेशान सी बैठी रह गई। मीठी का निभा इफ़रा के साथ हो पाएगा? ये तो तलवार सी औरत है। अल्लाह हमारी बच्ची के हाल पे रहम करे। उनका दिल बारात वाले दिन तक खदशात में घिरा लर्ज़ता ही रहा था। उन्हें परेशान देखकर बड़ी चच्ची ने वजह दरियाफ्त की तो छोटी चच्ची ने इफ़रा की कॉल का बता दिया। सारे ज़माने की अक्लमंद तो इफ़रा ही है, सारे गुनों से लबाब भरी, बाकी सब तो अकल से फारिग, हकीर और कीड़े मकोड़े। जाने हमारी बच्ची का वहाँ कैसे गुजारा होगा। बड़ी चच्ची का तफक्कुर के मारे बुरा हाल था। और आपको नहीं लगता माँ और बेटे में कोई फ़र्क नहीं? माँ नखरीली और बेटा महा नखरीला। हमारी मासूम सी मीठी इन नखरेबाजों के नखरे उठा उठा कर पिस जाएगी। उनके गम और फिक्र का कोई अंत नहीं था। फिर इन्हीं खदशात के दौरान बारात का दिन भी आ गया। उर्दा भाईजान के इकलौते बेटे की बारात का दिन था। ऐसी बारात शायद अमनाबाद में पहली मर्तबा आई थी, तभी तो दूर दूर से लोग देखने के लिए घरों की छतों पे चढ़ आए। जैसी आला बारात थी, जैसे आला बाराती थे, वैसा ही शानदार उनका रूह रवां। उस पूरी महफिल का मरकज़ निगाह दिलों पे राज करने वाला, और वो दयान उर्दब काज़मी था। पत्थर से तराशा हुआ बुत, नाक की सीध में देखने वाला, सर उठाकर चलने वाला, अखड़ संजीदा, मगरूर और हाकिम। बारात का इंतज़ाम शामियाने लगाकर किया गया था और बड़ी आला ज़ियाफ़त का इंतज़ाम था। फिर रवायती किस्म की रसूमात भी चली, जिनसे इफ़रा भाभी का मूड तीखा ही रहा। फिर दयान को ख़वातीन वाले हिस्से में बुलाया गया। बाजियों और दूर नज़दीकी शरारती कज़न्स ने लंबी रसूमात के एक एक पल से हर्ज़ उठाया था। गो कि दयान इन लंबी चौड़ी रसूमात को सख्त नापसंद कर रहा था, लेकिन बज़ाहिर उसने जताने या तेवर दिखाने से गुरेज़ किया था और ढेरों दुआओं के साए तले मोहब्बतों की पत्तियां निछावर करते हुए अमनाबाद के मकीनों ने चाशीन को उस घर से रुखसत कर दिया था और वो अपने तीसरे और आखिरी ठिकाने की तरफ महवे सफ़र थी। एक पुरनम और कदरे खुशगवार सफ़र था। जिस गाड़ी में चाशीन थी उसमें ड्राइवर उर्दब भाईजान, चाशीन और उसकी दो छोटी सी सुनहरी तितलियाँ थीं, अमन और अमान। सुनहरी बालों वाली खूबसूरत गुड़ियाँ करीब 12 और 11 साल की थीं। वो उसके दाएं और बाएं मौजूद थी। दोनों ने उसका एक एक हाथ पकड़ रखा था और उसके कानों में घुसी चहक थी। तुम तो चाशीन हो, फिर सब लोग तुम्हें मीठी क्यों कहते हैं? अमन इस सवाल का जवाब जानने के लिए कब से तन्हाई की मुंतज़िर थी और ये मौका उसे गाड़ी में ही मुयस्सर आ गया। उस गाड़ी में बहुत सख्त सा भाई नहीं था और मूडी सी मम्मी भी नहीं थी। बस शफीक से बाबा थे, जिनकी मौजूदगी में वो नई नवेली प्यारी सी भाभी से गपशप लगा सकती थी। वो भाभी जो बहुत छोटी सी थी और घसीले भाई से बहुत अलग भी, देखने में गुड़िया सी लगती। दोनों को अपनी इकलौती भाभी पसंद आ चुकी थी। चाशीन को उनका सवाल बड़ा अच्छा लगा। उसने थोड़ा सा सर उठाकर अमन की तरफ देखा था, फिर हौले से मुस्कुरा दी। मुझे तो सब यही कहते हैं, मीठी, मिठास, शीरी, चाशनी, मेरे नाम का यही मतलब बनता है, उसने सादगी से बताया था। लेकिन उसके दाएं बाएं बैठी मखलूक कतई तौर पे सादा नहीं थी। उन्होंने अपनी सुनहरी आंखों को सुकेड़ कर सर हिलाया। लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ, यहीं के दयान भाई तुम्हें कैसे बुलाएंगे, क्या कहेंगे, मीठी, मिठास या चाशनी? ऐसा संजीदा अंदाज था जैसे बहुत ही मुश्किल सूरत हाल दरपेश थी और बड़ा ही गौर तलब मामला था। चाशीन तो इस बोल्डनेस पे पसीना पसीना हो चुकी थी। दिल तो पहले ही दयान के नाम पे धक धक करने लगा था। ऊपर से उन दोनों के सवाल ने उसके छक्के ही छुड़ा दिए। मारे घबराहट के उसका सर झुक गया था। उनकी ये गुफ्तगू दयान हाउस में दाखिल होते ही सिमट गई थी। गाड़ी दयान हाउस के पोर्टेको में आकर रुक गई थी। वो दोनों उछलकर बाहर निकली। फिर अमन और अमान ने उसे सहारा देकर बाहर निकाला। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था उसके इस्तकबाल के लिए। बाहर कोई नहीं आया। इफ़रा भाभी और दयान की गाड़ी पहले पहुंच चुकी थी। वो इस वक्त कहाँ थे? उसके सुन होते दिमाग में कोई बात समा नहीं रही थी। ये एक खूबसूरत पुराने तर्ज पे बना बंगला था। फलों के खुद दरख्तों और हरे भरे बागीचों से सजा दारुल हुकूमत के मज़ाफ़ात में सरकारी अराज़ी पर बना ये बंगला किसी की आला सोच का शाहकार लगता था। ये अराज़ी इफ़रा भाभी के वालिद को फ़ौज से रिटायर्ड होने पे मिली थी। वो फ़ौज के आला ओहदे से रिटायर्ड थे। इफ़रा भाभी उनकी इकलौती औलाद थी। यूँ उर्दब भाई हमेशा से घर दमाद ही रहे। जब भी पिंडी हेडक्वार्टर पोस्टिंग होती उनका ठिकाना दयान हाउस बन जाता, जो था तो उनके ससुर का बंगला, लेकिन दयान हाउस के नाम से ही जाना जाता था क्योंकि नाना ने अपनी प्रॉपर्टी दयान के नाम लगा दी थी। नाना और नानों के दयान में जान बंद थी।
जो मोहब्बत, तवज्जो और चाहत दयान के हिस्से में आई थी वो अमन और अमान को नहीं मिल सकी। नाना उस घर के हेड थे जिन्हें सब डैड जी कहा करते और नानो सबकी मॉम जी थी। ये इतनी सी मुद्दत में मालूमात अमन और अमान ने बहम पहुंचाई थी। वो उसकी ख्वाबगाह तक साथ साथ थी, अपने घर के इस खास कमरे तक उन दोनों ने चाशीन की रहनुमाई की थी। दोनों ने उसका दायां और बायां हाथ थाम रखा था। वो उसे एक पुरतईश आलीशान कमरे में ले आई। दबीज कालीन और नफासत से सजा ये कमरा ध्यान की शुभस्थान था, जिसमें डबल बेड, सोफ़ा सेट, राइटिंग टेबल और फाइलों, किताबों, सरकारी कागजात से भरा एक बुक रैक भी शामिल था। उस कमरे की एक खसूसियत ये थी, यहाँ पे ध्यान की तस्वीरों का पूरा कलेक्शन था, बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें जिनके खूबसूरत क्लोजअप निगाहों को बार बार रोक रहे थे। ज़्यादा हैरानी उसे तब हुई थी जब अमन और अरमान अपनी सुनहरी हील पे घूमती चाशीन का हाथ थामे एक दूसरी सिमत एक अलग कमरे की तरफ आ गए। ये भी पुरतईश रूम था, वैसी सजावट और नफासत से निगाहों को भला मालूम होता। चौंकी तो वो तब जब उसे ख्याल गुजरा था उस कमरे में चाशीन के जहेज़ का सामान सजा था। और तुम थकी तो नहीं? अमन को बेसाख्ता ख्याल आया तो उसने फिर से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, हालांकि अंग अंग में थकन उतर रही थी और सारा बदन टूट रहा था, शायद थकावट से बुखार हो रहा था। उसने अपनी थकी थकी आंखों को दबाया था। अभी उन दोनों का लंबी गुफ्तगू का इरादा था, लेकिन दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आता दिखाई दिया था। दोनों बच्चियां जल्दी से बेड से उतर गई। दोनों के चेहरों पर आनन फानन हरास उतर आया था, क्योंकि आने वाले चेहरे पे तासुरात ही ऐसे थे। आने वाली खातून के तासुरात अच्छे नहीं थे। उनके चेहरे पे बरहमी फैली थी और सुनहरी आंखों में गुस्सा दिखाई देता था। वो उन दोनों बच्चियों को गुस्से में डपट रही थी। तुम दोनों यहाँ घुसी हो? मॉम जी को सलाम तक नहीं किया? फुलिश गर्ल्स। उनका चेहरा भी सुर्ख था और मूड बहुत ऑफ। लगता नहीं था सिर्फ बच्चियों पे गुस्सा है, जाने किसी और बात पे भी गुस्सा था जिसे चाशीन समझ नहीं सकी थी। बस हौन के अंदाज में उन्हें देखती रही। दोनों फ़ौरन सैंडल्स उठाकर बाहर भाग गई, लेकिन जाते जाते चाशीन को इशारा ज़रूर किया था। मीठी सुबह मिलेंगी, टेक केयर एंड सी यू सून। उन्होंने प्यार से हाथ मिलाए और बाहर निकल गई। उस तलसमाती खामोशी में चाशीन अकेली खड़ी रह गई, इफ़रा भाभी की निगाहों के सामने। वो उसे बगौर तक रही थी और चाशीन उनकी निगाहों से कंफ्यूज हो रही थी। उन्होंने गहरा सांस लेकर अपनी खुर्दबीन जैसी निगाहें उसके चेहरे से हटा ली थी और अभी चाशीन सुख भरा सांस ले भी नहीं पाई थी जब इफ़रा ने अपने मखसूस तहक्कुम भरे लहजे में कहा, अपना हुलिया दुरुस्त करो, इस रिवायती गेटअप को चेंज करो। ध्यान का मिजाज पहले ही गर्म है, तुम्हें इस हुलिये में देखकर बिगड़ जाएगा। उसे ये मसनूही चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती। उन्होंने किसी कदर बेजार लहजे में अपने बेटे की नापसंद को वाज़ेह किया था। उसका सपनों से सजा दिल एक छनाके के साथ टूट गया था। उसके अरमान पे बर्फ़ गिर गई थी, उन्हें पता ही नहीं चला था। झुके सर और झुकी आंखों वाली चाशीन के स्याह कटोरों में नमकीन पानी भरता ही जा रहा था। इस रूम में तुम्हारा सामान है और ध्यान अपने रूम में अपनी चीज़ों के अलावा कुछ और पसंद नहीं करता। उसकी नेचर ही ऐसी है, शुरू से अलग थलग रहा है फैमिली से, फैमिली कॉन्शियस नहीं। अब भी उसकी वही रूटीन है। तुम आ गई हो तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ जाएगी। जब वो पौन घंटा वॉशरूम में मेकअप साफ़ करने और मुँह धोने के बहाने आंसू गिराकर बाहर आई तो उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वो अभी तक रूम में ही मौजूद होंगी। वो उन्हें देखकर एक मरतबा फिर घबरा गई थी। उसने सहमी सहमी निगाहों से उन्हें देखा तो वो अपने अज़ली अंदाज में गोया हुई थी। उसे गैदरिंग्स और लोगों की कंपनी पसंद नहीं। उसका सर्कल खासा वसी है, लेकिन वो हरगिज़ भी सोशल नहीं, बस काम की हद तक लोगों से अनटच है। मूडी है, उसका मिजाज सख्त है। तुम्हें ही ढलना होगा, नरम पड़ना होगा। वो अपने बेटे के रवैये से उसे रोशनास नहीं करा रही थी, बल्कि उसकी हदूद और लिमिट्स का बता रही थी। उसे कहाँ तक खुद को महदूद रखना था और किस हद तक अपनी हैसियत उस घर में मनमानी है, जबकि वो तो पहली मंजिल पर ही अपनी हैसियत समझ गई थी। जो शख्स अपनी शादी की पहली रात भी अपनी फितरत, मूड और मिजाज के ताबे होकर खुद में तब्दीली लाने का रवादार नहीं था, वो ज़िंदगी के किसी भी मकाम पे अपने म्यार से 1 इंच नहीं नीचे आना गवारा नहीं कर सकता था। कैसे झुक जाता, किस तरह से ताबे हो जाता। उसने सारी गुफ्तगू के लफ्ज़ को गिरह में बांधा और अंदर तक शिकस्ता हो गई। वो उसका धुला धुलाया शफाफ और सादा रूप देखकर कदरे मुतमईन थी। वो उस वक्त गुलाबी सादा से लिबास में गुलाबी रंग के सारे अक्स चेहरे पे लिए खामोश और सोगवार खड़ी थी, अपने लिए दूसरे हुक्मनामे के मुंतज़िर। तुम्हें सुबह मॉम जी से मिलवाया जाएगा। अभी वो दवाइयों के ज़ेरे असर आराम कर रही हैं। डैड तुम्हें इस घर के मामलात समझा देंगे। कल वलीमे का फंक्शन है। इस रिसेप्शन के बाद रूटीन लाइफ मामूल पे आ जाएगी। एनीवे, मेरे साथ आओ। वो हाथ बांधे गुलामों की तरह अपनी सास के पीछे पीछे चल रही थी। उन्होंने जो कहा उसने सुन लिया, उन्होंने जो कहा उसने समझ लिया। इनकार का कोई जवाज़ नहीं था, एतराज़ का कोई जवाज़ नहीं था, सवाल का कोई जवाज़ नहीं था। वो कच्ची मिट्टी से गुंधी हुई मूरत थी। उसे किसी जिस सांचे में ढाला जाता आराम से ढल जाती। दयान का रूम उसकी शायद आखिरी मंजिल करार पाई थी।
अभी इस मामले को हल होना था। यह आखिरी ठिकाना था या आर्जी ठिकाना। दरवाजे के साथ इफ्रा के कदम रुक गए थे। चाशीन को भी बादल नख्वास्ता रुकना पड़ा। फिर उन्होंने लास्ट बार के लिए उसका घबराया घबराया चेहरा देखा और टटोला था। तुम्हें नफ़ी नहीं है मुअद्दिब हो। यू आर वेरी नाइस पर्सन। मे यू ऑलवेज बी लकी। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इफ्रा ने दरवाज़ा खोल दिया था। सुनहरा नॉब उनके हाथ में गुलाई के अंदाज में घूमता गया। ये अंग्रेज़ी में क्या था, तारीफ़ या दुआ? उसका कम फहम महदूद इल्म बेबहरा ही रहा। वो सर झुकाए अगले फरमान की मुंतज़िर थे। तुम्हें दयान उर्दब काज़मी का साथ मुबारक हो। बहुत खुश नसीब हो जो यहाँ तक पहुँच गई, वरना इस सोमनाथ इंसान से कहीं सुरमा और कहीं गजनवी टकरा टकरा कर निस्तो नाबूद हो गए। उनके होंठ बेआवाज़ में हिले थे और अपनी बाजुगश्त के कहीं राज अफशा करते चले गए। दरवाज़ा खुला। वो एक खौफ, एक सहम, एक डर का बोझ उठाए सर झुकाए अंदर दाखिल हो गई थी। कमरे में मोबाइल कान से लगाए किसी से गुफ्तगू में मसरूफ़ था। वो किसी और ज़बान में महवे गुफ्तगू था, जाने कौन सी ज़बान थी, किसी और मुल्क की। वो किसी मतहत से बात कर रहा था, दफ्तर खारजा के मतहत ऑफिसर से। उसके लहजे में महसूस किया जाने वाला रो भर तहक कम था। 15 मिनट की ये गुफ्तगू इख्तिताम पजीर हुई तो दयान साहब ने महसूस किया कमरे में कोई और ज़ीरो भी मौजूद था। उसकी तवज्जो और निगाह करम का भीख का मुंतज़िर। उसके पिघले सूरज जैसी सोना उगलती निगाहों का हिसार चाशीन के गिर्द बंधा तो उसके कपकपाते हाथों में नमी भरने लगी। उसका नाजुक सा कमज़ोर बदन हौले हौले लर्जने लगा। खुले इलाकों की बर्फानी ठंड उसका खून तक सर्द करने लगी। उसके पैर कालीन में धंस गए और उसकी निगाहें पैरों पे जमी थी। उसकी झुकी निगाहें उठने की ताकत खो बैठी। करीब था कि वो गिर जाती। माँ एक सर्द और बारोब सी आवाज़ उसकी बहरी होती समाहतों से टकराई थी। उसका रमा रमा कान बन गया। यहाँ तक आ सकती हो तो आगे बहिरा रूम नहीं, बहरा जिसमें डूब जाओगी। इधर आओ। दयान की आवाज़ नीम रोशनी में उभरी थी। चाशीन के जिस्म में फरेरी सी आई। उसने सीने में अटकता उलझता मचलता सांस बामुश्किल खींचा था। यहाँ आओ। यूँ लम्हों में फैसला हुआ चाशीन के लिए जगह मुतय्यन होगी। उसे कहाँ जगह मिलनी थी, पैरों में या पहलू में? उसकी हैसियत का भी तयन हो चुका था। दयान ने उसे करीब आने का इशारा किया था। वो सर झुकाए हुक्म पे अमल पहरा हुई थी और उसके करीब बैठ गई। दयान ने 2 तकियों को क्राउन से लगाया और फुर्सत सहूलत से उसे देखता रहा। वो घबराई थी, डरी डरी थी, सहमी थी। उसके अंदाज में शर्म भी थी, खौफ भी था, झिझक भी थी। वो उसका बगौर मुतालिया करता रहा। उसे इंसानों के मुतालिया का खासा तजुर्बा था। उसने गहरा सांस लिया और उसके नौउम्र सरापे से निगाह हटा ली। वो हर लिहाज से दयान उर्दब काज़मी के मकाम से बहुत पीछे थी, सोच में, अकल में, उम्र में, और वाकई ही उम्र में बहुत ही पीछे थी। बेशुमार साल। उसकी उम्र कितनी होगी? 15 साल या करीब 16। इससे ज़्यादा की तवक्को तो अब थी। चाशीन यानी चाशनी में डूबी हुई। हाउ फ़नी। उसका अंदाज़ बदल गया तो चाशीन हैरान रह गई। जाने उसमें फ़नी क्या था, वो समझ ही ना पाई। और दयान के हाथ कुछ आगे बढ़ाए थे। उसने चाशीन के रुखसार को छुआ था। वो खौफ से हल्का सा कसमसाई थी। दयान के पथरीले, संजीदा और खुश्क तासुरात में वाज़ेह बदलाव आ गया था। उसका नाजुक सरापा लर्जने लगा, कांपने लगा। उसे शर्म आ रही थी। उसने झुकी आंखों से खुद पे एक मौसम उतरते देखा। जाने खिज़ा का था, जाने बहार का था, जाने जाड़े का था, वो तो समझ ही ना पाई थी। उसके ऊपर तो छाया हुआ मौसम खुद पसंदी का था, एहसास बरतरी का था। उसने नज़रें उठाकर दयान की तरफ देखा। वो उसके करीब था, उस पर झुका हुआ, छाया हुआ, और उसके अल्फाज ऐसे थे जैसे हुंजा की बर्फ़ ढकी सुरमई चट्टानें, सख्त, नोकीले और पथरीले अल्फाज। और तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा तुम दयान उर्दब की ख्वाबगाह में होगी, उसके इतने करीब, इस कदर करीब। ऐसी बात है ना? वो बड़े दबदबे और रौब से पूछ रहा था। चाशीन भला क्या जवाब देती, लेकिन वो जवाब मांग रहा था तो उसे जवाब देना ही था, बोलना ही था, दिल चाहता या ना चाहता। जी। उस जी में दयान के एहसास से बरतरी की तक़वियत थी। वो ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई फातिह जर्नैल मुस्कुराता है, और ये पहली मुस्कुराहट थी जो उसके गुलाबी होंठों पे चिपकी थी, वरना लगता नहीं था उस चेहरे पे कभी मुस्कुराहट आ सकती है। तुम अपने नाम की तरह हो। चाशनी में डूबी हुई। उसका लहजा ख्वाब अगी था, लबरेज, भरा हुआ, छलकता हुआ, और उसकी शराबी निगाहों का कसम कातिल उसका के दिल के अवानों को पागल कर रहा था। वो एक मौसम की तरह उतर आया, छा गया था। ज़िंदगी की तारीफ़ करना बहुत मुश्किल है, उसे जानना और पहचानना भी मुश्किल है। ये एक राज है, ऐसा राज कि जिसने राज जान लिया वो मर गया, और जो ना जान सका वो मारा गया। और इस पे ज़िंदगी के अजीब राज मुनकशिफ हो रहे थे।
हालांकि अभी तो इब्तिदा थी, आगे न जाने क्या कुछ और होना बाकी था। वलीमा के बाद ज़िंदगी मामूल पे आ गई थी और वलीमा पे अमनाबाद पूरा का पूरा उठ आया था। वलीमा रिसेप्शन बहुत आला था। उसने अपने वलीमे के फंक्शन में बड़ा ही ग्लैमर देखा था, जिनमें ज़्यादा उर्दब भाईजान, इफ़रा भाभी के फ्रेंड्स शामिल थे। आला सरकारी ओहदेदारान, दयान के ऑफिसर्स और मतहत कॉलीग्स और करीबी दोस्त, उनमें एक वो भी शामिल थी, काश्मीरा लोधी, बहुत शानदार, खूबसूरत और बाएतमाद। दयान ने उसका तारुफ बस इतना ही कराया, शी इज़ माई कोलीग। फंक्शन के इख्तिताम पे जब दयान अपने मेहमानों को सी ऑफ कर रहा था, तब इफ़रा भाभी को काश्मीरा का उससे तारुफ करवाना याद आया था। ये काश्मीरा है, हमारे फैमिली फ्रेंड्स की बेटी, दयान की क्लास फेलो और कोलीग भी है। इस दौरान कश्मीरा बेनियाजी से मुस्कुराती रही थी, फिर उसके करीब दीवान पे बैठ गई। बादजा वो उससे ऐसे गुफ्तगू कर रही थी जैसे बरसों से वाकिफ़कार हो, दोस्त हो और सदियों से उसे जानती हो। वो अपने ज़ाहिरी हुलिये के बरक्स इतनी तीखी नहीं थी। वो लविंग सी थी, हंसमुख और बाएतमाद। ज़ाहिर है इतनी बड़ी पोस्ट पे थी, इतनी काबिल और तालीम याफ्ता थी, एतमाद तो उसमें होना ही था। कश्मीरा ने उससे बहुत सवाल किए ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, उसकी तालीम, मसरूफ़ियत, मशागिल, और जब चाशीन ने एक लाइन में उसके हर सवाल का जवाब दिया तो वह हैरान रह गई थी। दयान ने उस लड़की से शादी की थी जो किसी भी लिहाज से दयान के हमपला नहीं थी। मैंने 10वीं के फ़ाइनल पर्चे नहीं दिए, बीच में ही शादी हो गई। मेरी मसरूफ़ियत कुछ भी नहीं, शादी से पहले एक घर था और किताबें। उसने सर झुकाकर बताया था, यूँ जैसे एतराफ़े जुर्म किया हो। तुम कैसे बहुत पढ़ी लिखी हो सकती हो? इस एज में तुम्हें 10वीं क्लास में ही होना चाहिए, मास्टर्स लेवल पे तो नहीं। आई एम शॉक्ड। दयान ने तुमसे शादी की, बल्कि तुमने दयान से शादी की। दयान तो एनीवे, तुमसे मिलके अच्छा लगा। ग्लैड टू सी यू डियर, हम आइंदा भी मिलेंगे। कश्मीरा ने नज़ाकत से उसके गाल से अपना गाल हल्का समझ के और उठकर स्टेज से उतर गई थी। तब चाशीन भी अपनी बाजियों और कज़न की तरफ मतवज्जे हो गई थी। वो लोग वापस जाने के लिए तैयार थे। बाजियाँ उसके ग्लैमर लाइफ पे रश करके चली गई। फिर रात गए वो लोग दयान हाउस लौट आए। आज भी दयान हाउस में खामोशी थी, नौकरों की चहल पहल भी ना होने के बराबर थी। पैरोनी इक्का दुक्का लाइट्स ऑन थी। इफ़रा भाभी के साथ वो अपने रूम में थी। वहाँ दरवाज़ा खुला और बाल तौलिए से रगड़ता दयान बाहर आया। उसने जिस्म पर महज बुनियान पहन रखी थी। कमरे में कुछ और नफूस देखकर उसने सोफे पे रखी शर्ट पहन ली, फिर माँ को देखकर उनके करीब आ गया। वो दोनों हीटर के पास बैठी थी। वो ज़रा फासले पर खड़ा हुआ। कभी अपनी चीज़ें भी समेट लिया करो, उनका अंदाज जतलाने वाला था। वो बालों में उंगलियां फेरता बैठ गया। इसको आप किस लिए लाई हैं? उसने आंख के इशारे से पूछा था। बड़ा तीखा सा अंदाज था। ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, वो बात बदल कर बोली थी। तो किसके लिए? वो बात को छोड़ता नहीं था। वेरी सिंपल, तुम्हारे लिए, उन्होंने चिढ़कर जवाब दिया था। तो ये सारे काम मेरे हैं ना, इसको समझा दे। मुझे भी बेतरतीबी पसंद नहीं, बड़े शाहाना अंदाज में बताया गया था। चाशीन गहरा सांस भर के रह गई थी। ऑफ कोर्स, ये तो इसे करना ही है। एनीवे, मैं गर्म दूध भेजती हूँ, तुम अब आराम करो। इसे भी दूध पिला देना, सुबह नाश्ते की टेबल पे मुलाकात होगी। गुड नाइट, इफ़रा ने उठते हुए संजीदगी से कहा था। वो सिंगार मेज़ की तरफ बढ़ा, जिसके सामने खड़े होकर उसने बड़ा दिल लगाकर बाल संवारे थे, जमा जमा कर ब्रश किया था, फिर बॉडी स्प्रे से खुद को महकाया। फिर वो चुपके से उसके करीब खड़ा हो गया। वो अपना झुका सर उठा ही न सकी। उसकी निगाहें दयान के पैरों पे जमी रही। गोरे, बेदाग, सफ़ेद और मजबूत पाँव। उसका दिल पहलू में ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। रात का फसूस सर चढ़ के बोलने लगा, यहाँ आओ। नीम खामोशी में दयान की आवाज़ उभरी थी। वहीं तहक्कुम भरा लहजा था, लग ही नहीं रहा था। अभी कुछ देर पहले वो अपनी माँ से इतने हल्के फुल्के लहजे में मुखातिब था और अब संजीदा सा लिया दिया अंदाज था। दयान का जो चाशीन के लिए मखसूस इस हुक्मनामे पर चाशीन को सर उठा के देखना पड़ा था और उसका एक हाथ चाशीन की तरफ बढ़ा हुआ था। उसके देखने पर निगाहें मिली तो चाशीन का जी धड़क उठा था। मैं मिजाजन मुख्तलिफ हूँ, इनफरादियत को पसंद करता हूँ, लेकिन अपनी ज़ात की हद तक। तुम यहाँ मेरी वजह से हो और मुझ तक महदूद रहोगी। तुम्हारी पिछली ज़िंदगी क्या थी, किस तरह से थी, उसे भूल जाओ। इस नए सेटअप में खुद को एडजस्ट करो। तुम मेरी ज़ात के दायरे में मकीद हो। सोचोगी तो सिर्फ मुझे, देखोगी तो सिर्फ मुझे, चाहोगी तो सिर्फ मुझे। तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी सोच, तुम्हारा शऊर, सब आज के बाद मेरे पास गिरवी है। तुम्हारे एहसासात, जज्बात, ख्वाब और उमंगें मेरे हिसार में हैं। तुम धड़कोगी तो मेरे अंदर, और सांस भी लोगी तो मुझसे पूछकर। ये घर तुम्हारा आखिरी शबस्तान है, आखिरी जायपना, और इस घर में मेरे दो मजबूत हवाले हैं, मॉम जी और डैड। तुम्हारी पहली और आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों को तुमसे शिकायत नहीं होनी चाहिए, और शिकायत का मतलब ये होगा तुम्हारा इस तलसमाती बंगले से हमेशा के लिए कूच।
मेरी ज़िंदगी में रहना चाहती हो तो मेरे ताबे रहोगी, मेरी मर्ज़ी पे चलोगी और मेरी हसूलों से इनहराफ ना करोगी। अगर नहीं तो तुम पे कोई पाबंदी नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, मैं तुम्हें इस कैद से आज़ाद कर सकता हूँ। वो उसके कान पे झुका, धीमी बोझल आवाज़ में अपनी सोना पिघलाती आंखों का इसमें कातिल इंडेल रहा था और वह गुमसुम होती समातों से साकित खड़ी थी, ऐसे मुजस्मे की तरह जो चांदनी में ढलता था लेकिन बेसांस खड़ा था। दयान के अल्फाज में ऐसा करंट था जिसने चाशीन को पूरी जान से झंझोड़ डाला था, लेकिन बेसांस खड़ा था। दयान के अल्फाज में वो पथराई आंखों से उसे देखने लगी थी, फिर उसके सुर्ख चमकीले होंठों उस पे तड़प सी उभरी। नहीं नहीं साहब, मुझे आज़ादी नहीं चाहिए। उसकी आंखों में खौफ उतर आया था, सहम उतर आया था, डर उतर आया था। वो वापस नहीं जाना चाहती थी, उसे यही ज़िंदगी कबूल थी। दयान की कैद मंजूर थी। वो तो कश्तियाँ जला कर आई थी। हर लड़की महके की दहलीज पार करके कश्तियाँ जला डालती है, फिर लौटने या पलटने का क्या गुमान। वो जानती थी उधर से धुतकारी जाती तो उसे जानने अजीज़ चचा भी कबूल ना करते। वो उसका फ़र्ज़ अदा कर चुके थे, मुतमईन हो चुके थे और चाशीन किसी नादानी में आकर अपनी ज़िंदगी वबाल करना नहीं चाहती थी। उनके ख़ानदान में ऐसा कभी नहीं होता था। लड़की शादी के बाद मैका छोड़ती और ससुराल से मर के ही निकलती, तो फिर ऐसी बात तो उसके गुमान में भी नहीं थी। उसकी तड़प में कुछ तो ऐसा था जिसने दयान को चौंका दिया था। उसने तपती निगाह से उसका घबराया घबराया खौफज़दा चेहरा देखा और मुस्कुरा दिया। वही मुस्कुराहट थी किसी फातेह जर्नैल सी, वो जो इलाकों पे इलाके फ़तह कर रहा था। तो चाशीन, तुम्हें मेरी कैद कबूल है, दयान ने उसको अपने करीब करते हुए कहा। यह पुरजोश सा इजहार था, शायद चाशीन की फर्माबरदारी के बस। वो ऐसी नवाज़िशात लुटाने का आदी तो नहीं था, फिर भी अपनी सतह से कुछ नीचे आकर, अपने मकाम सोच और गुरूर से कुछ नीचे आकर उसे अपनी ज़िंदगी में जगह देने पर तैयार हो चुका था। वो ठीक थी, बेज़रर, खामोश, ताबे मरूब और फर्माबरदार। उसकी पसंद तो नहीं थी, मगर पसंदीदा सांचे में ढल सकती थी। वो बहसीयत बीवी उसे कबूल कर चुका था, अपनी ज़िंदगी में जगह दे चुका था। रूटीन लाइफ का उस घर में सिर्फ एक ही मफहूम था, डिसिप्लिन, यानी नज़्म ज़ब्त। घड़ी की सुइयों पे भागना, टूट जाना, बिखर जाना और आखिर पे रो पड़ना। रोना भी इस घर में आसान नहीं था। इसके लिए तन्हाई चाहिए थी जो उसे कम ही नसीब होती थी। उसे समझ नहीं आती थी इतने कम नफूस थे फिर भी काम ख़त्म क्यों नहीं होता था। उर्दा भाईजान और इफ़रा भाभी पिंडी चले गए थे। अमन और अमान कॉन्वेंट में पढ़ती थी, बोर्डिंग में रहती और दयान साहब भी इस्लामाबाद अपने दफ्तर की मसरूफियात में बिज़ी। रात को पिंडी वाले घर में उसका क़याम होता था, यहाँ पर वीकेंड पे आता और अब तो शायद रूटीन बदल दी थी, वीकेंड पे आना भूल गया था। घर में मॉम जी थी, डैड थे और नौकर, जिनमें 2 माली, 1 चौकीदार और उसकी बीवी शामिल थी जो घर की सफाई करती थी। बाकी सारे काम चाशीन के ज़िम्मे थे। उससे अंदाज़ा नहीं था एक फ़ौजी रिटायर्ड ऑफिसर उसकी मॉड स्क्वाड नखरेली बीवी के साथ वक्त गुजारना कितना मुश्किल था, कितना तकलीफ देता। अगर दयान ने ज़िंदगी उन 2 लोगों के साथ गुजारी थी तो फिर वो कैसे उन लोगों से मुख्तलिफ हो सकता था, उसे जल्द ही पता चल गया था। इफ़रा भाभी ने दयान को पैदा करने का तकल्लुफ़ तो कर लिया था, लेकिन अपनी तालीम, स्कॉलरशिप की खातिर दयान को अपने वालिदैन के पास छोड़कर बाहर चली गई थी। दयान एक लंबा अरसा अपने माँ बाप से दूर अपने नाना नानी के पास रहा। यूँ उसकी ज़िंदगी पे उन दोनों का गहरा असर था। वो उनसे शदीद मोहब्बत करता था और उन दोनों के भी दयान में जान बन थी। मॉम जी अपनी बेटी से ज़्यादा मॉडर्न थी, नफीस लिबास पहनती, आला से आला साड़ी जेब तन करती, सुबह सुबह ऐसे बन ठन के टेबल पर आती थी जैसे अभी किसी बिजनेस मीटिंग में शिरकत करना होती थी। हालांकि चाची ने कभी उन्हें घर से बाहर निकलते नहीं देखा था। इफ़रा भाभी जब पहली मर्तबा उसे मॉम जी के सामने लाई तो उन्हें चाशीन खास पसंद नहीं आई थी। दयान की अकल ख़राब है, ये उसे देखने के बाद उनका पहला तबसरा था। उन्होंने मुंह बनाकर सर तपा, उसका जायज़ा लिया। आप इसी को डिज़र्व करती है मॉम जी, कोई और आपकी नाक तले भी ना आती। इफ़रा भाभी ने बिगड़ कर जवाब दिया था, फिर उसे लेकर बाहर निकल गई। यूँ मॉम जी से उसका पहला तारुफ हुआ था। डैड उनसे थोड़े मुख्तलिफ थे, उनकी अपनी बेशुमार मसरूफियात थी, बागबानी, किताबें लिखना, आर्टिकल पढ़ना, दोस्तों से मिलना मिलाना, लेकिन डिसिप्लिन पे उनका भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था। वो घर में भी फौजी बने रहते। डिसिप्लिन, मैनर्स और एटिकेट्स उनकी रूहों में रचे हुए थे। मॉम जी के बारे में हुक्म साहब का हुक्म था, चाशीन तुम्हें मॉम जी का साया बने रहना, उन्हें दिन के किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ना।
नसीम के और भी बहुत से काम हैं, तुम्हें मॉम जी पे नज़र रखना होगी। इस तहकम एक तनबीह थी, एक एहतियात बताई गई थी। मॉम जी का ख्याल रखना एक अलग बात थी, उनका साया बने रहना एक अलग बात थी, और उन पे नज़र रखना एक अलग बात। उस दिन से चाशीन मॉम जी का साया बन गई। वो जहाँ जाती थी चाशीन उनके पीछे पीछे रहती थी। वो पूरा दिन ऊपर नीचे चकराती रहती, थकती भी नहीं थी। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इस रूम में कभी उस रूम में, कभी फुल मेकअप करके तैयार सी बाहर आती और उसी वक्त मूड बदल जाता तो जाके चेहरा धो लेती, कपड़े तब्दील कर लेती। और असल इम्तिहान तो वो तब लेती जब इतनी शदीद ठंड में कोट मफलर पंपी पहने पूरे बागीचे में मार्च पास करती। 5 कैनाल पे मुश्तमिल ये बागीचा इतना वसी था कि चल चल कर चाशीन के पाँव शल हो जाते थे। ठंड से वो बर्फ़ हो जाती, जबकि मॉम जी पे शदीद ठंड असरअंदाज नहीं होती थी। एक तो उनकी खुराक ताकतवर थी, गर्म और सेहत बख्श यखनियाँ, सूप, मेवाजात, देसी चिकन, फ्रूट्स, और दूसरे वो गर्म दवाएं खाती थी। ठंड उन पर असर ज़्यादा अंदाज नहीं होती थी, जबकि कमज़ोर जान चाशीन का बड़ा ही बुरा हाल था। फिर वो अपना पीछा करने पर नाराज़ भी होती थी, बातें भी सुनाती थी, लेकिन चाशीन क्या करती, सब कुछ सुनती थी, सहती थी, अंदर ही अंदर आंसू पीती थी, क्योंकि वो साहब के हुक्म की पाबंद थी। उन्हें चाशीन नापसंद थी और उसे अंदाज़ा नहीं था डैड के सामने वो उसकी शिकायतें करना शुरू हो जाएंगी। वो तो एकदम बौखला कर गड़बड़ा गई थी। डाइनिंग हॉल में उसे देखते के साथ उनकी पेशानी सिलवटों से भर गई। इस स्टूपिड लड़की को क्यों बुलाया है? उन्होंने तीखे अंदाज में शौहर को घूरते हुए कहा। वो थोड़े से खफीफ हो गए थे। हमारी बहू है इसलिए, उन्होंने नरमी से बेगम को बताया। वो नखवत से गोया हुई। ये हमारी बहू नहीं हो सकती। इडियट है, स्टूपिड गर्ल, विदाउट फुलिश गर्ल, ये डल है, स्लो, ब्लॉक हेडेड, और मुझे तंग करती है, मेरा पीछा करती है, हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ध्यान से कहिए इसे यहाँ से भेजे, उन्होंने बच्चों की तरह ठनक कर कहा था। ओके ओके, ऐसा ही होगा, ये खुद से नहीं करती, ध्यान इसको कहता है, आपका ख्याल रखे। उन्होंने मॉम जी के बिगड़े मूड को बहाल किया तो वो सोच में पड़ गई। ध्यान कहता है इसे? अच्छा, ध्यान कहता है तो ठीक ही कहता है। उन्होंने चुपचाप तस्लीम कर लिया था और चाशीन इस दूसरे मामले में बिल्कुल उलझ कर रह गई थी। अभी तो पहला मुआमा हल नहीं हुआ था और इससे तो शायद कोई भी मुआमा हल ना हो पाता। वो एक ऐसे ही गोरख धंधे में उलझ गई थी। सर्दियों के दिन ऐसे ही सर्द, खुश्क और बेजान थे। ऊपर तले सिक्कों की मानित गिरते जा रहे थे। दिन चढ़ते और ढलते, कभी धूप आती थी कभी नहीं आती थी, और ये ताहद्दे निगाह फैला हुआ बागीचा दूर दूर तक धुंध की तहों में लिपटा नजर आता था। माली तनदही से अपना काम किए जाते। नसीम सफाई सुथराई में लगी रहती और चाशीन घर की देखभाल के साथ साथ मुलाजमीन पर निगाह रखती। ज़्यादा ड्यूटी मॉम जी की देना होती थी। उस वक्त ज़्यादा परेशानी होती जब मॉम जी बगैर बताए गायब हो जाती। तब पूरा ध्यान हाउस जलजले की जद में आ जाता। यूँ मॉम जी कभी बागीचे से बरामद हो जाती, कभी घर के अंदरूनी हिस्से में रोपोश हो जाती थी। ये सूरत हाल बड़ी परेशान कुन होती थी। डैड भी ध्यान की तरह एक ही बात कहते थे, मॉम का ख्याल रखा करो बेटा, उन्हें हमारी ज़रूरत है। समटाइम उन्हें पता नहीं चलता वो कहाँ जाना चाहती हैं और क्या करना चाहती हैं। यूँ वो पहले से भी बढ़ के मॉम जी की ड्यूटी दिया करती थी। उस दिन में चाशी ने मॉम जी की तैयारी में मदद करवाई थी। तब अचानक मॉम जी की निगाह उसके हाथों और लिबास पर पड़ी थी। फिर उन्होंने गौर से उसका चेहरा देखा था, धुला धुलाया सादा सा चेहरा, पेशानी तक दुपट्टा बगैर किसी आराइश व ज़ेबाइश के, सादा से कपड़े थे जो धुल धुल कर अपनी रंगत खो चुके थे। उसके पास जहेज़ और बरी में यही चंद गर्म सूट थे। बाद में किसी को ख्याल नहीं आया था। उन्होंने फ़ौरन अपने पाँव पीछे किए थे। तुम नहाती नहीं हो? अजीब सी मॉम जी ने अजीब लहजे में पूछा था। चाशीन घबरा गई। उसने फ़ौरन सर हिलाया। 2 वक्त नहाती हूँ मॉम जी, सुबह शाम, चाशीन ने हकलाते हुए जवाब दिया था। गुड गर्ल। वो कुछ खुश हुई। लेकिन तुम्हारे ये कपड़े, मॉम जी की खुशी फिर से कहीं अटक गई थी। चाशीन उनका चेहरा देखने लगी थी, वहाँ पे कुछ कुछ नाराज़ी थी। कपड़े और नहीं है, मौसम ज़्यादा ठंडा हो गया, बस यहीं पहनती हूँ। उसे बताना ही पड़ा था। वो आता है ज़िले पना तो उससे कहो तुम्हें अच्छे कपड़े ख़रीद कर दे। ये मासियों वाला हुलिया ना बनाया करो, बड़ा बुरा इमेज पड़ता है। तुम्हें पता नहीं तुम कितने बड़े ऑफिसर की बीवी हो। मॉम जी ने उसे जी भर के सुनाई थी और वो चुपचाप सुनती रही थी। उसने ऐसे ही सर हिला दिया था। साहब के सामने बोलने की या कोई फरमाइश करने की ज़रूरत थी भला? वैसे भी मॉम जी का कोई पता नहीं होता था। अभी के अभी मेहरबान होती और दूसरे लम्हे बिगड़ जाती, जैसा कि अभी अभी उनका मूड फिर से ऑफ हो गया था। ये तुमने कौन से वेजेस निकाली है? ज़रा भी कंफर्टेबल नहीं। तुमने सोचा होगा बुढ़ी फिसले गिरे मरे और तुम्हारी जान छूट जाए। अब वो माथे पे बल डालकर कह रही थी। उनका मिजाज अपने नवासे से कतई मुख्तलिफ नहीं था। पल में तोला हो जाता, पल में माशा, पल में धूप, पल में छाँव।
आपने यही कहा था मॉम जी, वो मुनमुनाई थी। झूठ मत बोलो, मैंने कैनवस शूज़ कहे थे। मॉम जी साफ मुकर गई थी। चाशीन चुप कर गई। वजाहत देना बेकार था क्योंकि उन्होंने मानना ही नहीं था। मैं कोई और निकाल आती हूँ। वो उठने लगी तो उन्होंने रोका। अब यहीं ठीक है। मॉम जी उठकर आईने के सामने खड़ी हो गई थी। खुद का भरपूर जायज़ा लिया था। फिर उससे मुखातिब हुई, ज़रा इफ़रा को कॉल मिला कर दो। बड़ी खुदगर्ज है मेरी बेटी, एक कॉल तक कभी नहीं की। न माँ का हाल पूछना याद आता है, बल्कि तुम मेरा पैगाम उसे पहुँचा दो। उन्होंने उसके सर पे खड़े होकर नंबर डायल करवाया था, फिर अपनी मर्ज़ी के अल्फाज उसके मुँह से कहलवाए थे, जिनका जवाब इफ़रा भाभी ने कुछ इस तरह से दिया था, रोज़ाना उनसे बात करके सोती हूँ। कुछ मसरूफ़ियत थी सो चक्कर नहीं लग सका। तुम उन्हें बताओ, हमें उनका बड़ा ख्याल रहता है, इसीलिए तो तुम्हें उनके पास छोड़ रखा है। इफ़रा रवानी में बोलती चली गई थी और चाशीन को बड़े ज़ोर का धक्का लगा था। तो क्या इफ़रा भाभी ने उसे अपनी माँ और बाप की खिदमत के लिए रख छोड़ा था? वो उनका ख्याल रखे, उनकी तन्हाई बटाए। क्या वो महज एक केयर टेकर थी? उसका काम सिर्फ उनकी खिदमत गुजारी थी और इसमें कोई शक भी नहीं था। होती कोई साहब की शहरी अल्ट्रा मॉडर्न तेज़ तरार बीवी तो एक लम्हा भी उस खपती बुढ़िया के पास न टिकती। तो बड़ा अच्छा सौदा किया गया था। इफ़रा भाभी तभी उसे अपने बेटे के लिए ज़बरदस्ती ब्याह लाई थी ताकि अपने वालिदैन का बुढ़ापा संवार सके, क्योंकि कोई मॉड स्कॉड लड़की यहाँ एक दिन ना गुजारती। उन्होंने अपने बेटे पे ज़बरदस्ती चाशीन को इसलिए मुसल्लत किया था ताकि उन्हें अपने वालिदैन का एहसास था। चाशीन के जज्बात जाएँ भाड़ में, इस हकीकत का इदराक होते ही चाशीन के अंदर से रही सही खुद एतमादी भी अखड़ गई थी और वो एहसास कमतरी की दबीज़ तहों तले दब कर रह गई। लेकिन एक एहसास उसके अंदर उम्र भर के लिए पेवस्त हो गया था। वो साहब पे ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई थी और वो साहब की अनचाही शरीके हयात थी। आने वाला हफ्ता बड़ा ही मसरूफ़ गुजरा था। कॉन्वेंट से अमन और अमान भी आई हुई थी और उर्दू भाई इफ़रा भाभी का भी बड़े दिनों बाद चक्कर लगा था। मॉम जी और डैड बहुत खुश थे और इसकी खुशी तो वैसे भी किसी खातिर में नहीं आती थी, ना उसे खुश होने का कोई मकसद याद आना था। बस यूँ हुआ कि अमन और अमान के आने से घर की खामोशी टूट गई थी। एकदम हलचल और रौनक हो गई। वो दोनों चाशीन से घुल मिल गई और चाशीन को भी चुप रह रहकर अपनी ज़बान के गूंगा होने का गुमान होने लगा था। ये गुमान भी उनके आने से टूट गया था। फिर रात को बगैर इतला दिए साहब ने भी छापा मार दिया। यूँ रौनक दोबाला हो गई थी और चाशीन की थकी थकी निगाहों को भी करार आ गया था। बल आखिर शादी के 2 माह बाद उसे घर की याद आ ही गई थी। उसका ये दिन किचन की नज़र हो गया। नसीम के साथ मिलकर मेन्यू के हिसाब से दावत तैयार करने में वो खासी थक गई थी। अमन अमान की पसंद का भी ख्याल रखा था और साहब की पसंद को भी ख़ास अहमियत दी गई थी। जब वो स्वीट डिश की तैयारी के आखिरी मराहल में थी तब अमन और अमान किचन टेबल पर बैठी अपने स्कूल के किस्से सुनाकर उसे हंसाने पर मजबूर कर रही थी। फिर बातों ही बातों में अचानक अमन ने कश्मीरा का जिक्र छेड़ दिया था। अच्छा तो मीठी, क्या कश्मीरा नहीं आई? उसे बातों के दौरान ऐसे ही कश्मीरा याद आ गई थी। उसका नाम सुनकर चाशीन को भी अपने वलीमा वाले दिन मिलने वाली खूबसूरत लड़की याद आई। फिर उसका सर बेसाख्ता नफ़ी में हिल गया। पहले तो बहुत आती थी, अमान ने मुँह बनाकर बताया था, लेकिन उसकी अब भैया से लड़ाई हो गई है। वो खुश खुबानियाँ खाते मज़े से बोली। ये खुबानियाँ अमन आबाद से लाई थी। पिछले हफ्ते सब लोग आए थे चाशीन से मिलने, तो चचियों ने ढेर सारी सौगातें भेजी थी। मगर क्यों? बगैर तजस्सुस के सादा से लहजे में चाशीन ने सवाल किया था। अमन ने कल हंसते हुए बताया, मीठी तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। भैया ने कश्मीरा से शादी जो नहीं की। दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, फिर भी भैया ने कहा वो कश्मीरा से शादी नहीं करेंगे। अमान ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अच्छा मगर क्यों? चाशीन ने हैरत से कहा, वो तो बहुत अच्छी हैं। अच्छी तो हैं पर भैया को पसंद नहीं। उनकी जो बात ना माने उसे अपनी लाइफ से किक आउट कर देते हैं। अमन ने अपनी समझ के मुताबिक जवाब दिया था। चाशनी जैसे घबरा सी गई। क्या वाकई? उसने फक चेहरे के साथ सवाल किया था। यस, कश्मीरा की इसी वजह से भैया के साथ शादी नहीं हुई। वो उनकी लाइफ में इंटरफेयर करती थी, अपनी मर्जी चलाना चाहती थी। अमन ने उस तक वही बातें पहुंचाई थी जिनका उसे इल्म था। उसके हाथों में कपकपाहट उतर आई। उसे साहब का तहकमाना अंदाज याद आया। भला ये शख्स अपनी ज़िंदगी में किसी को घुसने दे सकता था? मम्मी को कश्मीरा पसंद थी, बट भैया ने इनकार कर दिया। अम्मान उसे सारी तफसीलात मुहैया कर देना चाहती थी। वहाँ किसी के कदमों की आहट सुनाई दी थी जिसने उन तीनों को बैकवक्त चौंका कर रख दिया था। जहाँ चाशीन ठटक गई थी वहीं अमन और अमान के हाथ से खुश्क खुबानियों की बास्केट नीचे गिर पड़ी। माँ एक संजीदा भारी और तहक्कुम भरी आवाज़ समातों से टकराई थी। अमनो अमान, अपने नाम की इज्जत का कुछ ख्याल रख लिया करो। जहाँ बैठती हो शर अंगेज़ गुफ्तगू से शर फैलाने की कोशिश करती हो। स्टूपिड गर्ल्स,
तुम अमनो अमान नहीं, फसाद की जड़ हो। वो दोनों गड़बड़ाकर किचन टेबल से उछलकर नीचे उतरी। भैया हम तो मिट्टी से पूछ रहे थे उसके बाल इतने लंबे कैसे हुए, हमें भी ऐसे लंबे बाल करने का टिप बता दे। अमन ने आंखें पटपटा के बात बनाने की कोशिश की थी। तब तक साहब डोर फ्रेम में पूरे कद से खड़े हुए। यूं के दोनों बच्चियों की रूहें फना हो गई थी। मीठी, उसने हैरत और ताज्जुब से ज़ेरे लब कहा, ये कौन खातून है और इनका इसमें शरीफ ऐसा अजीब क्यों? उसके सवाल पे दोनों बच्चियों ने अपने हाथ मुंह पे रख के हंसी रोकने की कोशिश की थी। फिर ज़ेरे लब कहा, भैया ये आपके सामने। उन्होंने गुमसुम खड़ी चाशनी की तरफ इशारा किया था। वो एकदम घबराई थी। ये मिठास, चाशनी और शीरी भी हैं? अच्छा, मुझे नहीं पता था, उसने मसनूई ताज्जुब से कहा था और आंखों में नरम सा तासुर था। और ये नरमी पहली मर्तबा उसकी आंखों में दिखाई दी थी, वरना इन आंखों में तंज होता था, गुस्सा होता था, सख्ती होती थी, सब कुछ होता था, बस नरमी नहीं होती थी। मिठास, चाशनी और शीरी। माइंड दिस आउट, कहीं शुगर ना हो जाए। उसके अंदाज में तनबी थी। वो उसकी बात में छुपी शरारत समझकर हंस पड़ी थी। इस बात का ख्याल तो आप रखे भैया, मेरे सामने तो कभी मिठास का मुजाहरा नहीं किया। उसके अंदाज में ताज्जुब था। उस पर एक सरसरी निगाह भी डाले बगैर पलट गया था, जबकि उसके नज़रअंदाज करने पे चाशीन का पहले से उदास दिल और भी उदासियों की अथाह में गिर गया था। उसके नसीब में साहब की एक निगाह भी नहीं थी। वो किस कदर बदनसीब थी। वो किचन से सर झुकाए ही उसके पीछे पीछे चली आई थी। वैसे ही फर्माबरदारी और ताबेदारी के साथ वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था। चाशीन भी उसकी पैरवी कर रही थी। सुनहरी नॉब घुमाकर दरवाज़ा खोला गया था। वो अंदर गया तो चाशीन भी पीछे ही आ गई थी। वो 2 महीनों के बाद वापस आया था। 2 महीने बाद उसने अपने रूम में कदम रखा था, लेकिन उसका रूम वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। एक एक चीज़ तरतीब से रखी थी। फर्नीचर बगैर दाग के साफ़ सुथरा चमकता था और इसके सारे ड्रेसेस इस्त्रीशुदा एक तरतीब के साथ अलमारियों में लटक रहे थे। उसके जूते भी पॉलिश थे, रैक में सीधे पड़े हुए थे। उसने टाई और कोट उतार कर रखा, जिससे चाशी ने फ़ौरन उठा लिया था। फिर उसका शलवार सूट निकाल के बेड पे रखा। जब तक उसने जूते उतारे थे वो टब में गर्म पानी निकाल आई थी। वो एक मामूल की तरह उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। चाची ने उसकी चीज़ें समेट दी थी। फिर साहब के आने तक वो बाहर इंतज़ार में खड़ी रही। वो बाहर आया तो निस्बतन पहले से बहुत फ्रेश था, गीले बालों को तौलिए से रगड़ता हुआ। चाची ने तेज़ी से आगे बढ़कर हाथ से तौलिया पकड़ा और स्टैंड पे फैला दिया। वो सिंगार मेज़ तक गया तो चाची ने उसे ब्रश थमाया। वो जमा जमा के बालों में ब्रश कर रहा था। ब्रश से फारिग हुआ तो उसने परफ्यूम पकड़ा दिया। कुछ ही देर में रूम मुअत्तर खुशबू से भर गया था और यूँ चाशीन की ज़रूरत भी उस कमरे से ख़त्म हो गई थी। वो उल्टे कदमों वापस लौट आई थी। अब वो बड़े तरीके से मेज़ पे खाना लगवा रही थी। कुछ ही देर में खाना लग गया था और इफ़रा भाभी, भाई, बच्चियाँ, डैड, ध्यान सब आ गए थे। चाशीन मॉम जी को खुद ले आई थी। इस तरह खाना बहुत अच्छे माहौल में खाया गया था। चाशीन तब दंग रह गई थी जब साहब अपने माँ बाप और बहनों से खुशगपियों में मसरूफ़ रहे। बस उसकी किस्मत ख़राब थी जो साहब का मूड ख़राब हो जाता था, वरना अपनी फैमिली के साथ तो साहब का रवैया कमाल का खुशगवार था और तमाम तर खुश इखलाक़ी का अंत हो रहा था। खाने की डैड और भाई जान ने भी बहुत तारीफ़ की थी। अमनो अमान तो थी ही उसकी फ़ैन। भाभी को भी खाना अच्छा लगा था। उसका शेरों के हिसाब से खून बढ़ गया था। क्या था जो मॉम जी और उनके नवासे ने उसे किसी काबिल नहीं जाना था। उन्हें उसका बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया था। उन्होंने हमेशा की तरह नाक भूँ चढ़ा ली थी और वो सबके उठने और चले जाने के बाद डाइनिंग हॉल से बाहर निकली थी। जाते जाते उन्होंने ध्यान से कहा था, ये लड़की कभी मेरी पसंद का खाना नहीं बनाती, मिसालें तेज़ रखती है, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, बीपी शूट और मैं मरने के करीब पहुंच जाती हूँ। ये लड़की चाहती है मैं मर जाऊँ और इसकी जान यहाँ से छूट जाए। आखिरी अल्फाज उन्होंने नवासे के कान में कहे थे, बहुत ही पस्ता आवाज़ में, सरगोशियाना अंदाज में, जिन्हें उसने सुन लिया था और उसके चेहरे पे गुस्सा, रौनत और नागवारी एक साथ दर आई थी। उसने गर्दन मोड़कर बर्तन उठाती चाशीन को एक ही सख्त निगाह से देखा था। उसके हाथ से बर्तन छूटते छूटते ही बचे थे। चाशीन, इस आवाज़ में एक फनकार थी, एक घराहट थी, एक गैस था, एक लपक थी। चाशीन का दिल जैसे डूब कर उभरा था। उसने खौफज़दा निगाहों से साहब के खूनख्वार चेहरे की तरफ देखा। वहाँ किसी भी तासुर में नरमी नहीं थी। आइंदा मुझे ऐसी शिकायत मिली तो खड़े खड़े शूट कर दूंगा, उसने फनकारते हुए कहा था और जहर खंसा आगे बढ़ गया, जबकि चाशीन के जिस्म में जान तक बाकी नहीं रही थी। उसका सर झुक गया और आंखों से सुनामी फूट पड़ा। वो बेआवाज़ रोती जा रही थी और इस जिल्लत के एहसास से टूटती जा रही थी। वो हर बार उसे उतना ही जलील करता था, कभी लफ्ज़ों से, कभी जज्बों से। वो हमेशा उसके हाथों जलील होती आ रही थी और चाशीन के साहब को सिर्फ दिल तोड़ना ही आता था। वो पलटी और मुँह पे हाथ रख के किचन के नल को खोल कर चेहरे पे पानी के छपाके मारने लगी। उसकी आंखों से गरम गरम आंसू गिर रहे थे और वो अपनी सिसकियों का गला घूंटे ज़ब्त की इंतहा पर थी। पीछे से आती नसीम ने बहुत ताज्जुब से उसे देखा था, फिर बर्तन स्लेब पे रखकर उस तक आ गई थी।
बीबी ऐसे मत करो, रोना कोई हल है बीबी? उसके अंदाज में चाशीन के लिए हमदर्दी थी। बीबी ज़रा हिम्मत से काम लो, साहब हमारा तो ऐसे ही है। बड़ी बेगम आदत से मजबूर, बहुत दफ़ा वो दोनों माँ बेटे की लड़ाई करवा चुकी हैं। इफ़रा भाभी बीबी का कितनी ही मर्तबा साहब से झगड़ा हुआ। बड़ी बेगम शिकायत करती हैं और साहब अपनी माँ पर गुस्सा। बड़ी बेगम से उन्हें बहुत प्यार है और वो बेचारी भी क्या करे, थोड़ा ऊपर से खिसकी हुई हैं। नसीम ने अपनी कनपट्टी की तरफ इशारा करते हुए उसे तसल्ली दी थी। चाशीन ने आंसुओं के दौरान ही रोते हुए कहा, मॉम जी का इतना ख्याल रखती हूँ, इतनी खिदमत करती हूँ, हर वक्त उनका साया बनी रहती हूँ, फिर भी वो मुझसे खुश नहीं है, मुझसे कोई भी खुश नहीं है। वो सिसकारियाँ भरती रही थी। बड़ी बेगम तो किसी से भी खुश नहीं होती, देखिएगा कभी साहब की भी बुराई शुरू कर देंगी। नसीम ने उसे तसल्ली दी थी। उनकी आदत, फितरत और तबीयत ही ऐसी थी, यह कि उसे दिल छोटा नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर बाद वो संभल गई। गीला चेहरा भी साफ कर लिया था, लेकिन उस सुर्ख चेहरे और सूजी आंखों का क्या करती? साहब के सामने ये तरबूज सा लाल चेहरा लेकर कैसे जाती? अगर साहब ने गुस्सा किया तो? एक नया गम जान को लाहक था, एक नई फिक्र दामन घेरती। वो होंठ चबाती एक और अजियत का शिकार थी। नसीम ने ट्रे में गर्म दूध का मग रखा और उसे थमा दिया। साहब इस वक्त इंतज़ार में होंगे। उसने चाशीन को वक्त गुजरने का एहसास दिलाया था, सो वो भी चौंक कर संभल गई थी, फिर मरे मरे कदमों से कमरे की तरफ आ गई थी, इस हाल में कि उसका दिल बहुत से खदशात तले दबा लर्ज रहा था। बाहर सर्द रात फैली हुई थी। दयान हाउस धुंध की लपेट में था। दूर तक एक दबीज चादर तनी थी, हाथ को हाथ सुझाई न देता था और ठंड खून तक को सर्द कर देने वाली थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती कमरे तक आ गई। दरवाज़ा खुला और बंद हुआ। कमरे में दो दिया रोशनी फैली थी। उसकी आंखें रोशनी में चंदिया गई। फिर उसने आंखों को हथेली की पुष्ट से मसल कर देखा था। उसी पल साहब ने सर उठाकर देखा, बिखरी हुई फाइलों को एक तरफ किया। वो तब तक साहब के करीब आ गई थी। फिर उसने दूध का मग धीरे से बढ़ाया। साहब ने ट्रे पकड़कर साइड टेबल पर रखती थी। वो मुड़ने लगी तो साहब ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया था। वो एकदम घबरा गई थी। क्या उसने कुछ गलत कर दिया था? साहब ने उसकी घबराहट पे तशवीश से उसकी तरफ देखा। आंखों से आंखें मिली और उसने झट से पलकें झपका ली। यहाँ बैठो। उसकी समाअतों से आवाज़ टकराई थी। इस आवाज़ में नागवारी या गुस्सा नहीं था, अलबत्ता तहक्कुम ज़रूर था। उसने हुक्म की फ़ौरन तामील की थी। वो बैठ गई और उसने अपने हाथ गोद में रख लिए थे जो हल्के हल्के लर्ज रहे थे। तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे कहती। खामोश माहौल में उसकी संजीदा सी आवाज़ उभरी थी। चाशीन तो हैरान भी नहीं हो सकी थी, इस बात का भला क्या मतलब था? उसने कब कोई फरमाइश की थी? मैं क्या पूछ रहा हूँ? अब के दयान ने सख्त लहजे में अपना सवाल दोहराया था। वो घबरा गई थी, फिर उसकी आंखों में नमी सी भरी थी। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। चाशीन की रंगत सफ़ेद पड़ गई थी और खौफ से उसका वजूद कांपने लगा था। फिर अमन आबाद वालों को इल्हाम हुआ है, तुम कई कई हफ्ते एक सूट में घूमती हो। अभी तुम्हारी चच्ची ने मम्मी को कॉल करके कहा, क्या तुम हमारी शिकायतें करती हो कि हमने तुम्हें बुरे हालों में रखा हुआ है? वो बला के सख्त और संजीदा लहजे में पूछ रहा था। वो हौन सी हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था क्या बात करे, इस बात का क्या जवाब दे। चच्ची ने ऐसा क्यों कहा? उसने तो चच्ची से कोई बात नहीं की थी। फिर जाने उन्होंने खुद से ही। उसे ख्याल गुजरा, क्या पता बाजियों ने उसकी हालत इज़हार का बताया हो। वो उसे देख कर गई थी, कुछ बताने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। उसका ज़ाहिरी हुलिया चीख चीख कर सच्चाई बताता था। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा साहब, मुझसे कसम ले लें। चाशीन ने लर्जीदा आवाज़ में अपनी सफाई पेश करना चाहिए। तो वहाँ फरिश्ते तुम्हारी रिपोर्ट पहुँचाते हैं, तुम्हें यहाँ खाने को नहीं मिलता, पहनने को नहीं मिलता। वो जहर खनसा बोल रहा था। वो बराबर नफ़ी में सर हिला रही थी। मेरा तो कोई कसूर नहीं। वो सर झुकाकर आंसू पीने लगी। साहब का सख्त लहजा उसे ऐसे ही रुलाने का सबब बनता था। सारा कसूर तो मेरा है और वाकई मेरा है, मैंने ही। ध्यान कुछ कहते कहते अचानक रुक गया था, खामोश हो गया था। उसने अपने लब भींच लिए थे। आइंदा ऐसा नहीं होगा, चाची ने भीगी आवाज़ में सर झुकाकर कहा। उसकी आंखों से आंसू टूट कर गिर रहे थे। लाख जब्त करने के बावजूद भी वो उसके आंसू गिरते देखकर एकदम चुप कर गया था। उसने अपने होंठ भींच लिए थे। इस रोने का मकसद? अब वो शदीद जलाहट को जब्त किए पूछ रहा था। अच्छा नहीं रोती साहब। वो गड़बड़ाकर अपने आंसू पोंछने लगी थी, लेकिन आंखों से बेकाबू होते आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ध्यान ने एक सख्त और तल्ख निगाह उसके चेहरे पर डाली थी। फिर उसने चाशीन की दोनों आंखों पर अपना हाथ सख्ती से रखा। उसकी पलकें पपोटों से लगी तो दो आंसू किनारों से छलककर उसके हाथ पे आ गिरे थे। ध्यान ने अपने हाथ की तरफ देखा। दो शफाफ कतरे उसके हाथ की पुष्ट पर ठहर गए थे। चाशी ने एक लंबी सी सिसकारी भरी थी। ध्यान ने उसे खुद से करीब कर लिया था। फिर उसने रोती हुई चाशीन की कमर सुलाते हुए लाशौरी तौर पर उसे चुप करवाने की कोशिश की थी, और चाशीन उसके लम्स को पाकर जब्त करने के बावजूद भी बेआवाज़ रोती रही। वो घुट घुट कर रो रही थी और ध्यान की कमीज़ कई जगहों से भीग रही थी। नमी के एहसास ने उसे चौंकाया था।
फिर उसने चाशीन का चेहरा अपने सामने किया, आंखों से आंखें मिली। वो उसकी गुलाबी गीली आंखों को देखता रहा। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। उसने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए। मुझे दावा था मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता। साहब के संगलाख बाजुओं की गिरफ्त सख्त थी और चाशीन किसी नन्ही सी मूर्ति की तरह उसके हसार में बेबस थी। साहब का गुस्सा अब गुस्सा नहीं था, नागवारी अब नागवारी नहीं थी। उसकी आवाज़ बोझल थी और लहजा गमगीर सा। वो उसके फसूखेज लम्स की शिद्दत को महसूस कर रहा था, चाहे ज़रूरतन ही सही। वो उसे अपनी नज़र करम से नवाज रहा था और वो आम सी मामूली सी चाशनीन इस इत्फाक को उसकी ज़रूरत नहीं बल्कि मोहब्बत समझ रही थी। वो बड़ी नादान थी, वो बड़ी कनात पसंद थी। साहब के लम्हाती प्यार और तवज्जो की असर में आ जाती थी। साहब की तलब को अनायत समझकर खुश हो जाती थी। उसे अब तक तस्लीम कर लेना चाहिए था। उसकी शादी बहुत अजीब लोगों में और बहुत अजीब शख्स के साथ हुई थी। ऐसा शख्स जो इजारादारी चाहता था, हुकूमत चाहता था, अपनी मर्जी और तसल्लुत चाहता था। वो अपनी मैं के हसार में था और इस हसार से बाहर आना भी तौहीन समझता था। उसकी हर रात तारीख थी और हर सवेर अंधेर थी। अगली सुबह भी मामूल के जैसी थी। चाशीन को तो ऐसी ही लगी। उसने नीम गर्म पानी से गुस्ल किया और वज़ू के बाद नमाज फ़जर अदा की थी और किचन में आ गई। थोड़ी देर बाद इफ़रा भाभी किचन में दाखिल हो गई हुई नमाज के स्टाइल में दुपट्टा लिया हुआ था। वो हैरान हुई थी कि इफ़रा भाभी भी नमाज पढ़ती थी। जी भाभी, कोई काम था क्या? उसने हैरत पर काबू पाकर पूछा था। भाभी ने तस्बीह पे कोई इसम पढ़ मुकम्मल करके इस बात में सर हिलाया। फिर एक हल्की सी फूंक चाशीन पे भी मारी थी। वो ताज्जुब से बेहोश होने लगी। ऐसी मॉडर्न सास का ये रूहानी सा अंदाज। ध्यान उठ गया, उसकी तैयारी करवा दो, वो अभी निकलेगा, बिल्कुल अर्जेंट। हरिया भाभी के बताने पर वो बुरी तरह से परेशान हो गई थी। इतनी सवेरे? अभी तो धुंध भी नहीं छटी, सड़कें अभी दिखाई नहीं देंगी, दिन चढ़े निकल जाते। उसके मुंह से बेइरादा ही निकला था। वो उसके धुंध में मुंह अंधेरे जाने से परेशान हो गई थी। दफ्तर पहुंचना और बाहर फोक बहुत है, जल्दी निकलेगा तभी आराम से ड्राइव करता शहर पहुंचेगा। वैसे भी कोई अर्जेंट कॉल आई थी। इफ़रा भाभी ने तफसील बताई तो वो फिक्रमंदी से कमरे की तरफ आ गई। वो ना सिर्फ जागा हुआ था बल्कि किसी से फ़ोन पे बात भी कर रहा था। तेज़ सा लहजा और तेज़ सी आवाज़ थी। शायद कोई संजीदा मसला था। वो अपने किसी मतहत को झिड़क रहा था। फिर फ़ोन बंद करके उसकी तरफ देखे बगैर वॉशरूम में घुस गया था और इसी दौरान फ़ोन फिर से बजने लगा था। वो कभी मोबाइल की स्क्रीन को ब्लिंक होते देखती थी और कभी गुस्ल खाने के बंद दरवाजे को। फिर वो कन्फ्यूज सी अलमारी तक आ गई थी। जब तक उसने कपड़े निकाले तब तक साहब भी बाहर निकल आया। जाशीन ने सारी मतलूबा चीज़ें सोफ़े पे सजा रखी थी। वो तौलिए से बाहर रगड़ता फ़ोन की तरफ मतवज्जे था। जाशीन को बस इतनी ही समझ आई थी, दारुल हुकूमत में किसी मशहूर सियासी शख्सियत का कत्ल हो गया था और साहब का जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि साहब के उन साहब से खासे दरीना ताल्लुकात थे और कोई दफ्तरी अहम मामला भी ज़ेरे गौर था। हाँ, मैं पहुंच जाता हूँ, यू डोंट वरी। अरे इस उल्लू की तो ऐसी की तैसी। वो शर्ट बदलते कतई तौर पर अलग मूड में था, शायद खुद को कमरे में तन्हा तसव्वुर कर रहा था। चाशीन बस की नखियों से साहब को देखती रही। ब्लैक टू पीस में वो हमेशा की तरह आलीशान था, नाकाबिल तस्खीर। ऐसा इलाका जो किसी से फतह नहीं हो सकता था, कोई सल्तनत पे अपनी फतह के झंडे नहीं गाड़ सकता था। वो आईने के सामने खड़ा था, अपना रोशन और धुरा धुराया अक्स देखता हुआ। उसने बाल बनाया और परफ्यूम का ढेर सारा छिड़काव किया था। फिर आईने के अंदर झलकते अक्स की तरफ अचानक मतवज्जे हो गया। वो अभी तक चोर निगाहों से उसे देख रही थी। अचानक चोरी पकड़े जाने पर गड़बड़ा गई थी, जबकि साहब पूरे का पूरा उसकी तरफ घुमाया था। क्या देखती हो? वो बीच के फासले को कम करता उसके करीब आ गया था। वो थोड़ा झिझक कर पीछे हटी थी। साहब ने उसके पीछे हटने को फ़ौरन नोटिस किया था और फिर इस मामूली फासले को भी मिटा दिया। अब वो साहब के असार में थी और वो उसके बालों को दुपट्टे की ओर से देखता पूछ रहा था, मैंने कुछ पूछा है? पहली दफ़ा बात समझ में नहीं आती। अब के लहजे और गिरफ्त दोनों में सख्ती थी। वो बुरी तरह से घबरा गई थी। मैं आपको इसलिए देख रही थी, आप बहुत अच्छे लग रहे थे। उसने निगाह झुकाकर धक धक करते दिल के साथ जवाब दिया था। जाने इस जवाब में उसकी कौन सी हिस्स तस्कीन से सरशार हुई थी। उसका मूड बदल गया था। मैं जानता हूँ, लेकिन क्या आप पहले कभी खूबसूरत मर्द नहीं देखा? उसने जाशीन पे झुकते हुए सवाल किया था और जाशीन का धक धक करता दिल बेकाबू हुआ था। वो पहली मर्तबा ध्यान के असार में खुद को मामून तसव्वुर कर रही थी। नहीं, जाशीन ने सच्चाई के साथ इकरार कर लिया था। वो इस जवाब पे बेसाख्ता चौंक गया। रियली? उसकी आंख में अजीब सा तासुर उभरा और मासूम हुआ था। वो उसकी शफाफ धुली धुली आंखों में देखता रहा था। वो उसके चेहरे से कुछ तलाश कर रहा था। जी,
चाशीन ने पलकें झुका ली थी। ध्यान के चेहरे पे वैसे ही संजीदगी दर आई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। उसका रवैया और खामोश अंदाज उसे कुछ मुतफक्किर कर गया था। ध्यान ने उसके परेशान चेहरे और तफक्कुर से पूरी आंखों को देखा। वहाँ बेचैनी थी और झुककर उसके कान में बोला, इस बात का जवाब देने के लिए मुझे बहुत सा वक्त चाहिए और ढेर सारी फुर्सत चाहिए। तो मैं इस बात पर इनाम ज़रूर देता, लेकिन अभी बहुत जल्दी में हूँ। फिर मुलाकात होगी। साहब उसे दिन दहाड़े इतना नवाज गया था। अपने कीमती अल्फाज का ऐसा ख़जाना थमा गया था। वो जितना भी हैरान होती कम था, लेकिन एक बात तो तय थी, वो खुशकिस्मत हरगिज़ नहीं थी, क्योंकि चाशीन की खुशी और मसरतों की उम्र बहुत थोड़ी होती थी। उस पर बड़ी जल्दी ही इंकशाफ हो गया था। अनजाने में उसने साहब की खुदी और ख़ुद पसंदी की तस्कीन कर दी थी। उसने साहब की तारीफ़ कर दी थी। साहब की मर्दाना अना में खुदी कूट कूट कर भर गई। उसकी आंखों में नख़वत और रौनक भर गई थी। वो उसे कुर्बत का एहसास बख्श कर नहीं, अपना हक़ इस्तेमाल करके गया था। यकायक चाशीन को अपनी ज़िल्लत का एहसास हुआ और वो थक हार कर साहब के बिस्तर पर गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। और इसी असना में पहली मर्तबा काश्मीरा आ गई। इतनी सुबह उसका आ जाना हैरान कुन था। वैसे ये सुबह कहाँ थी? अब तो 10 बजने वाले थे। वो काश्मीरा को ड्राइंग रूम में ले आई, नसीम से एंटरटेन करने के लिए लवाजमात का कहा और ख़ुद कश्मीरा के पास बैठ गई। कश्मीरा उसे बहुत तपाक से मिली थी। वो फितरतन आदतन बहुत अच्छी थी। चाशीन को तो बहुत ही अच्छी लगी थी। बहुत देर बैठी रही। उससे अपने बचपन, स्कूल और कॉलेज की बातें करती रही। कश्मीरा ने बताया था वो ध्यान की अच्छी फ्रेंड थी। उन्होंने एक साथ बहुत अच्छे वक्त गुजारा था। चाशीन बहुत दिलचस्पी से सुन रही थी। उसे ध्यान के बारे में जानने का मौका मिल रहा था। उसे अंदाज़ा ही नहीं था सिन्फ़े नाजुक में साहब किसी से इतना बेतकल्लुफ़ भी हो सकते थे। हमारी हर लिहाज से केमिस्ट्री मिलती थी। पसंद नापसंद सेम थी। ज़हनी मुताबिकत एक जैसी थी। वो मेरे मिजाज को समझता था। मैं उसकी तबीयत से वाकिफ़ थी। हम एक दूसरे की सोच पढ़ लेते थे। फिर बेतकल्लुफ़ी बहुत थी, दोस्ती बहुत थी। कश्मीरा बताते हुए जैसे गए वक्तों में खो गई थी। चाशीन बहुत ही दिलचस्पी के साथ सुन रही थी, बहुत तवज्जो और ध्यान से। कितना अच्छा लग रहा था साहब के बारे में जानना। वो शुरू से मूडी था। दिल करता तो किसी से मिलता वरना ना मिलता। दिल करता तो किसी से बात करता वरना ना करता। अकड़, नखरा और खुदी या खुदी नहीं, खुद पसंदी कह सकते हैं। उसको गवारा नहीं था कोई उसकी सतह पे आ जाता। उसे अकड़ और तकब्बुर भी नहीं कह सकते थे। वो एक नामालूम एहसास बर्तरी का शिकार था। वो बोलते बोलते लम्हा भर के लिए रुक गई थी। उसकी हल्की नमी से पुर आंखों में चमकीला सा पानी दिखने लगा था। इसीलिए जब आंटी इफ़रा और अंकल उर्दव भाईजान ने दयान के लिए मुझे मम्मी पापा से बगैर उसकी राय जाने मांग लिया तो एक तूफ़ान उठाया। कश्मीरा लम्हा भर के लिए लब भींच कर रह गई। शायद जब्त कर रही थी, क्योंकि मुझे रिजेक्ट करने की कोई वजह नहीं थी और मैं खुद भी इस प्रपोज़ल पे हाँ या ना के बीच अटक रही थी, क्योंकि दयान का दोस्त होना और बात थी और उसकी बीवी बन जाना और बात, और शायद मेरी हाँ ना में ही बदल जाती, लेकिन दयान की तरफ से इनकार हो गया। जानती हो क्यों? कश्मीरा जैसे खुद पे ही हंस रही थी। उसके चेहरे पे एक नामालूम अजियत की लहर उतर आई थी। एक हल्का सा साया था जो उसके चेहरे पे लहरा रहा था। उसने कहा, अगर मेरे मम्मी पापा या मैं इस नए बंधन पे ख्वाहिश का इज़हार करती तो ठीक था, बल्कि फिर भी ठीक नहीं था। उसे बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात लाहक थे। उसे मुझ जैसी बाएतमाद, सोशल, हाई फाई, क्वालिफाइड वर्किंग लेडी से किसी तौर शादी नहीं करना थी। उसे अपने शाना बशाना चलती, एतमाद से आंखों में आंखें डालकर बात करती और अपने राइट्स पे बबांग दहल जंग करती बीवी की कतई ख्वाहिश नहीं थी। ये तो मुझे तब पता चला जब उसने तुमसे शादी के लिए हामी भरी। वो तुम जैसी लड़की से ही शादी करना चाहता था, ताकि उसकी खुदी, अना, तकब्बुर और एहसास बर्तरी की किसी तरह से सबकी ना हो। हाँ, तब मैंने इस इनकार का निचोड़ निकाल लिया था। वो तुम जैसी खामोश, संजीदा, कमगो, डरी सहमी, एतमाद से आरी लड़की को ही अपनाना चाहता था। माजरत के साथ वो अपने एहसास बर्तरी को हर हाल में तक़वियत देना चाहता था। तुम पे बर्तरी चाहता था, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, तुम उसकी ख्वाहिश के अन मुताबिक हो। तुमने कभी उसे एहसास नहीं दिलाया वो गलत करता है, गलत कर रहा है। वो तुम पे अपनी इजारादारी रख के ठीक नहीं कर रहा। ये सेहतमंद अमल नहीं। और तुम बजाय उसकी गलती पे टोकने, उसके गलत रवैये पे आवाज़ उठाने और उसे इस बात का एहसास दिलाने के कि तुम बहैसियत इंसान और बहैसियत उसकी बीवी के एक मकाम रखती हो, कुछ हकूक़ रखती हो, तुमने हथियार गिराकर उसे बहुत खुला मौका दिया है कि आओ मेरी ज़िंदगी के साथ खेलो और इसे अपनी मर्ज़ी से बरतो। मैं कभी तुम्हारे इस अमल को नहीं सराहूँगी। खुद को ज़ाया मत करो चाशीन। तुम उसकी बीवी हो, अपना हक़ इस्तेमाल करो। कभी उसकी मानो, कभी अपनी मनवाओ। वो बोलती जा रही थी, चाशीन सुनती जा रही थी। उसकी बहुत सी बातें
नाजी और लैला बाजी से मुताबिकत रखती थी। पहले दिन से लेकर आज तक बाजियां भी उसे यही सबक दे रही थी। वो अपने राइट्स पे बोले, ध्यान को एहसास दिलाए। वो बासियत बीवी के उसे सारे हकूक थे। वो उसकी बेमोल बेदाम गुलाम नहीं थी जिसे निकाह के बोलों में बांध कर वो सारे हकूक से बेपरवाह हो गया था। मसला ये था कि चाशीन ने खुद अपनी ज़ात को पसे पुश डाल रखा था। जब वो खुद ही अपने होने का एहसास दिलाने की ज़रूरत महसूस नहीं करती थी तो फिर कौन उसे तवज्जो से नवाजता। उसने अपनी ज़ात को खुद ही बेहकीमत और हकीर बना रखा था। वो अपनी मर्ज़ी से जी हजूरी में लगी हुई थी। दरअसल वो ध्यान की शख्सियत और हैसियत से मरूब थी। मरूबियत ने उसे एहसास कमतरी का शिकार कर दिया था। वो समझती थी ध्यान ने उसे अपना कर उस पर एहसान किया था। उसे इस गुमान से पहले बाजियों ने और फिर काश्मीरा ने खुद निकालने की कोशिश की थी। और दूसरी वजह तुम्हें मुंतखब करने की ये थी, उसे यानी ध्यान को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए फुल टाइम केयर टेकर की ज़रूरत थी जो उनका बहुत ख्याल रखे। शायद उसे अंदाज़ा था कि कोई उसके सर्कल की लड़की उसके पेरेंट्स की केयर नहीं कर सकेगी जैसी केयरिंग की उसे अपनी बीवी से तवक्को होगी। वो धीमी आवाज़ में बोल रही थी, बहुत सोच कर। फिर उसने गहरा सांस खारिज किया और कदरे हल्के फुल्के अंदाज में कहने लगी, एनीवे, मैं ये कार्ड देने आई थी। मेरी इंगेजमेंट है अपने क्लास फेलो से। हम एक जगह ही जॉब करते हैं। मैं ये कार्ड ध्यान को भी दे सकती थी मगर मुझे अंदाज़ा था कि वो खुद आ जाता और तुम्हें बताता ही नहीं। अब स्पेशल इनवाइट करने आई हूँ। तुम दोनों ज़रूर आना। अंकल आंटी तो आएंगे ही। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम आओगी तो। काश्मीरा ने जाते हुए एक सुनहरा कार्ड उसे थमाया था जिसे चाशीन ने थाम लिया और आने की हामी भरने से वो गुरेज ही कर रही थी। इसका फैसला तो ध्यान ही कर सकता था कि उसे जाना था या नहीं। साहब से उसे डर लगता था। दरअसल डर लगने का अमल शादी से पहले ही शुरू हो चुका था क्योंकि वो साहब की शख्सियत से मरूब हो गई थी। इस कम्प्लेक्स का सिलसिला तभी शुरू हो गया था जब उर्दब भाई जान ने ध्यान के लिए उसे मांगा था। ये कितनी बड़ी अनहोनी थी जिस पे पूरा अमन आबाद मुँह खोले हैरान और दंग था। क्या मुमकिन था? ये किस तरह से मुमकिन था? उर्दब भाईजान का दिमाग चल गया था। उन्होंने अमनाबाद की सारी तरहदार काबिल तरीन लड़कियों को छोड़कर अपने आला अरफा बेटे के लिए काम सी अंडर मैट्रिक लड़की का रिश्ता तलब कर लिया था। भला किसी को यकीन कैसे आ जाता? वो इफ्रा भाभी की पसंदीदा भी नहीं थी। फिर ऐसी क्या वजह थी जो उसे ध्यान की दुल्हन बना दिया गया था? उसने कभी सोचा ही नहीं था और सोचती भी तो इस इंतहा तक जा ही नहीं सकती थी। और जब शादी हो गई तब उसे अपनी बदबख्ती और खुशकिस्मती का पता चला था। वो कितनी खुशकिस्मत थी और कितनी बदबख्त थी। वो साहब के ज़ेर तसल्लुत थी और साहब की ज़िंदगी में एक टिश्यू पेपर जितनी अहमियत रखती थी। साहब ने उसे शादी के इतने अरसे बाद भी महज खौफ से ही नवाजा था। साहब के आने का खौफ, साहब के जाने का खौफ, साहब को कुछ बुरा न लगे, कुछ नापसंद न लगे। अगर इस ख्याल से निकलती तो मॉम जी का खौफ, उनकी खिदमत में कोताही का खौफ, अच्छा बनने से बुरा बनने तक का खौफ। उसकी ज़िंदगी तब से लेकर अब तक एक खौफ का ही शिकार थी। वो एक खौफ के दायरे में ज़िंदगी गुजार रही थी। इस दायरे से निकल नहीं सकती थी क्योंकि कोई उसे खौफ के दायरे से निकालने वाला नहीं था। मॉम जी की तबीयत ऐसी नहीं थी और क्या पता तबीयत भी ऐसी हो और मिजाज भी ऐसा हो। बहरहाल चंद साल पहले दिमाग की सर्जरी के बाद वो कुछ मखबूतुल हवास हो गई थी। अपने पास से लगाइयाँ बुझाइयाँ करती रहती थी। खुद से ही फिल्म बना लेती थी। झूठी सच्ची जो भी बात बनाती सब लोग यकीन ना भी करते, ध्यान ज़रूर यकीन करता था। फिर गलती करने वाले की गलती होती या ना होती तब भी ध्यान के हताब से बच नहीं पाता था। इतना हुआ कि ध्यान के बताने पे वो मॉम जी की बीमारी से समझौता कर चुकी थी। अब मॉम जी जिससे मर्जी कॉल करके उसकी शिकायतें करती कि चाशीन गंदा खाना बनाती है, उन्हें तंग करती है, बद्दुआएं देती है, दवाइयाँ छुपा देती है। तो चाशीन ऐसी बातें सुनकर अब दुखी नहीं होती थी, रोती नहीं थी। उसे मॉम जी की समझ आ गई थी। चाशीन मॉम जी के साथ साथ साहब के भी गर्म सर्द रवैये की आदी हो चुकी थी। साहब के आने जाने की आदी हो चुकी थी क्योंकि बाकी सबका रवैया उसके साथ बहुत अच्छा था। डैड, इफ्रा भाभी और भाईजान। डैड उन दिनों अपनी किताब छपवाने में मसरूफ़ थे। घर कम कम ही आते और साहब भी 2 महीने से ही लापता था और उसके साहब की गुमशुदगी के दौरान ही अमूमन 2-2 महीने पे मुहीत हो जाते थे। चाची ने सबके साथ समझौता कर लिया था। मॉम जी के धूप छाँव मिजाज के साथ, साहब की लातलकी के साथ और बाकियों की मसरूफियत के साथ, हाँ अमन व अमान के साथ अच्छा वक्त गुजर जाता था। वो जब भी आती थी अपने साथ रौनक ही उठा ला कर लाती थी। इस संडे को भी अचानक ही आ गई। चाशीन को अपनी दोनों नंदों से बेबहा प्यार था। वो उनकी कंपनी में एंजॉय करती थी। शाम को उसने अमन व अमान की मनपसंद मैक्रोनी बनाई तो वो दोनों किचन में उसके पास आ गई। अमन के हाथ में टैब था और वो चाशीन को टैब से तस्वीरें खोलकर उसे दिखाने लगी। फिर चंद तस्वीरों को जूम करके दिखाया। ये देखो मीठी। दोनों के अंदाज में जोश भरा हुआ था। चाशीन भी दिलचस्पी से देखने लगी। एक नौमौलूद बच्चे की ढेर सारी तस्वीरें थी। एक अमान जितनी बच्ची ने उस नौमौलूद को उठा कर शौक में फ़ोटोग्राफी करवाई थी।
कि कौन है अमन? उसने दिलचस्पी से पूछा। छोटा सा बच्चा दिल के बहुत करीब लग रहा था। अचानक ही दिल में एक नन्ही सी ख्वाहिश बेदार हुई थी और उसका चेहरा इस ख्वाहिश के ख्याल से ही सुर्ख पड़ गया था। ये जुलू की भतीजी है, हमारी फ्रेंड जुलू की। वो लाहौर में होती है। इस दफ़ा जब आई तो अपनी भतीजी की पिक्स लेकर आई थी। इतनी क्यूट है ना रोमिया, पता है मीठी, तब से मेरा भी दिल चाहता है मेरी भी क्यूट सी भतीजी हो। अमन ने ढेर सारी हसरत लहजे में समोकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो चाशीन का चेहरा कुछ और लाल सा हो गया। उसे ढेरों के हिसाब से शर्म आई थी। वो नन्ही सी फूफो बनकर इतनी प्राउड हो गई है। मीठी सारे में रोमिया की पिक्स इतरा इतरा के दिखाती थी। तब मुझे भी गुस्सा आया। मैंने सोचा मेरी मम भी भतीजी हो। अमान ने मासूमियत से अपने गुस्से की वजह बताई थी, जिसका मतलब था वो भी नन्ही सी फूफो बनकर इतराना चाहती थी। हमारा बेबी क्यों नहीं है मीठी? अमन ने मचल कर इस्तफसार किया। चाशीन आज बुरी फंस गई थी। इस बात का भला क्या जवाब देती? वो तो ये भी नहीं कह सकती थी कि अपने भैया से पूछो। भला उनसे क्या बई था? अपने भैया के पास भी फरमाइशी स्लिप उठा कर ले जाती तो अल्लाह से मांगो, चाशीन ने ज़रा रसान से कहा था। फिर उन दोनों को मौजू से हटाते हुए बोली, अब मैक्रोनी खाओ, इस टॉपिक पे फिर बात करेंगे। अपने तय चाशीन ने उन्हें टाल दिया था और उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो वक्ती तौर पर टल गई हैं, लेकिन यही बात वो संडे की रात अपने भैया से भी कर लेंगी। साहब का अचानक आ जाना भी हैरान कुन था। इस दफ़ा तो जल्दी ही चक्कर लगा लिया था। फिर वजह भी मालूम हो गई। वो अमनो अमान को लेने आया था। ड्राइवर छुट्टी पे था और बच्चियों को बोर्डिंग छोड़ना था। चाची ने जल्दी जल्दी दोनों बच्चियों की पैकिंग कर दी थी क्योंकि साहब ने जल्दी मचा रखी थी। उन्हें ज़रूरी काम से जाना था और देर हो रही थी। मॉम जी का मूड ऑफ था। वो नवासियों से नाराज़ थी। इतनी सी देर के लिए आती हो तो आया ही ना करो, उन्होंने गुस्से में कहा था। वो लाउंज में बैठी थी और बाकी लोग भी करीब ही डिनर में मसरूफ़ थे क्योंकि उन्हें अभी के अभी ही निकलना था। बस इतना सा ही वीकेंड होता है मॉम जी। हम विंटर वेकेशंस में आएंगे और बहुत सारे दिन रहेंगे। दोनों ने मॉम जी की अपनी तरफ से तसल्ली करवाई थी। मैं बोर हो जाती हूँ सारा दिन। तुम्हारी माँ तो महीने बाद आती है। नाना तुम्हारे इस उम्र में किताबें लिखने और छपवाने में बिजी। दयान की अपनी मसरूफियात और ये उसकी बीवी, बोलती तक नहीं, बात तक नहीं करती, मूडी है। मुझे तो यूँ लगता है इंसानों के बीच नहीं रहती मैं। इसके चेहरे पे तो स्माइल तक नहीं आती। अजीब लड़की है, बस तुम दोनों की कंपनी में खुश नज़र आती है। दांत भी निकलते हैं। मैं तो इसके ख्याल से कह रही थी तुम और रुक जाती तो ये भी 2 दिन और खुश हो लेती। उन्होंने अपने कटे सिल की बालों में उंगलियां फेरते हुए तोपों का रुख चाशीन की तरफ मोड़ लिया था। वो जो साहब की प्लेट में सलाद डाल रही थी। इतने इल्ज़ामात पे बौखला गए। साहब ने भी एक कटीली सी निगाह उसके चेहरे पे फेंकी थी। वो सफाई देने की पोजीशन से भी बाहर नजर आई, लेकिन उस वक्त अमनो अमान ने कमान संभाल रखी थी। वो फौरन अलर्ट हुई। मॉम जी, आपकी कंपनी में तो जोकर्स भी स्माइल करना भूल जाएं, अमन ने खिलखिला कर कहा तो मॉम जी इस मजाक पे हंस पड़ी। बहुत मूडी खातून थी, ना हंसने वाली बात पे मुस्कुराने लगती थी और मुस्कुराने वाली बात पे मुंह बना लेती थी। वैसे नवासियों की कोई बात उन्हें बुरी नहीं लगती थी, उनके मजाक को एंजॉय करती थी। लेकिन साहब ने तनबीही अंदाज में कहते हुए छोटी बहनों को रोका था। तो भैया, मॉम जी बोर होती हैं, इनकी बोरियत दूर करने के लिए कुछ सोचे, अमान ने शरारती अंदाज में संजीदा से भाई की तरफ देखकर कहा था। अब वो इस बात को समझा था या नहीं, लेकिन चाशीन के कानों से धुआं निकल गया था। ये दोनों अब क्या करने वाली थी, क्या कहने वाली थी? वो घबराकर उन्हें देखने लगी। भैया सुने ना, अमन ने उसे अपनी प्लेट में चमचा बजाकर मतवज्जे किया तो वो उसकी तरफ देखने लगा। अंदाज में वैसी ही संजीदगी थी। चाशीन के दिल को कुछ होने लगा। वो उन दोनों को रोकना चाहती थी मगर सुनाइए, उसने नैपकिन से मुंह पोंछते हुए बड़े दलार से कहा था। वो जुलू की भतीजी हुई है, हमें भी वैसे ही बेबी चाहिए, क्यूट सी। फिर हम यहाँ ज़्यादा दिन स्टे करेंगे। हमें भी बेबी चाहिए। वैसे मचल रही थी जैसे उसे बेबी नहीं कोई खिलौना चाहिए था जिससे उसका भाई फ़ौरन बाजार से खरीद कर लाता। दयान पहले तो चौंक गया, फिर कदरे हैरान हुआ और फिर संजीदा, यानी फरमाइश पे नज़रसानी फरमा रहा था, गौर फिक्र कर रहा था, सोच रहा था। चाशीन बस बेहोश होने को थी। शायद अभी के अभी उसकी वाट लग जाती कि उसकी कंपनी अच्छी नहीं। वो दयान की बहनों के कान भरती और गलत बातें सिखाती, उसकी जान पे बनाई थी। वैसा ही बेबी, इससे अच्छा नहीं? बड़ी संजीदगी से इस्तफसार किया गया था। चाशीन तो बस चक्कर खाने वाली थी। दोनों ने चहक कर कहा। वो उसकी तरफ मतवज्जे नहीं थी। हमारा बेबी जुलू के बेबी से अच्छा होगा, यू डोंट वरी, हमारा बेबी सबसे अच्छा होगा। उसने दोनों बहनों को बहलाया और उन्हें उठने का इशारा किया था। जाते जाते उसने बड़ी गहरी उतरती बोलती निगाह हवास बागता सी चाशीन पे डाली थी। सुन लिया है, फरमाइश नोट कर लो। वो बोलता हुआ आगे बढ़ गया था और उसके अंदाज का सहर उसे बेखुद कर रहा था। वो तो ऐसे लहजे की आदी ही नहीं थी। उसे तो यकीन ही नहीं आया था, शायद उम्र भर ना आता, लेकिन फिर वो हो गया था जिसके बारे में किसी को भी
गुमान तक ना था, यकीन तक ना था, बस एक तूफान था जो चला आया और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया, सब कुछ फना हो गया। ये जाड़े की अजीब सी शाम थी, मतवातिर मींह बरस रहा था। दूर पहाड़ों से बादल उमड़ उमड़ कर आते और बरस बरस कर ना थकते थे। डैड के कुछ मेहमान आए थे, वो उनको चाय वगैरह देकर और उन्हें शहर भेजकर अभी अंदर आई ही थी जब मॉम जी ने उसे बुला लिया था। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और अक्सर ही वो बीमार रहती थी। उन्हें दिमागी तौर पर इतना नॉर्मल नहीं कहा जा सकता, तो वो अक्सर चीज़ें रख कर भूल जाती थी, अक्सर अजीबो-गरीब इल्ज़ामात लगा देती। अब तो चाची ने उनकी तबीयत समझ गई थी और उनकी बीमारी से समझौता कर चुकी थी। वो आई तो मॉम जी इतनी ठंड में नहा कर बैठी थी। उसकी अपनी भी तबीयत गिरी-गिरी सी थी, ऊपर से मॉम जी को इतना लंबा चौड़ा तैयार होना था। बाहर बारिश थी, मौसम इतना ख़राब था, उन्होंने तैयार होकर जाना कहाँ था, बस तैयार होने की धुन सवार थी, वो उनको तैयार करवाती रही। फिर वो हाई हील कोट शूज़ पहनकर ऊपर लाइब्रेरी में चली गई। चाची ने खुद उन्हें छोड़ कर गई थी और नीचे उनके लिए कॉफ़ी बनाने आई थी, साथ स्नैक्स भी तल दिए। फिर चची की अमन आबाद से कॉल आ गई। लैला और रादिया बाजी का रिश्ता तय हो गया था। वो उसे निकाह पे इनवाइट कर रही थी। चाशिन को बहुत ही खुशी हुई थी। उसने बाजियों को फ़ौरन कॉल करके मुबारकबाद दी थी, फिर निकाह पे आने की हामी भर ली थी। साहब आएंगे तो उन्हें कहूँगी, मैं ज़रूर आऊँगी, उसने बहुत खुशदिली से कहा था। फिर बाजियाँ साहब को काबू करने के नादिर मशवरों से नवाजने लगी और उसी असना में आधा घंटा मज़ीद लग गया। वो चौंकी तो तब जब उसे मॉम जी की दर्दनाक चीखों की आवाज़ आई थी। चाशीन को तो ज़मानो मकाम भूल गए थे। वो भागती हुई बाहर आई तो मॉम जी फर्श पे गिरी थी सीढ़ियों के पास। चाशीन को यही समझ आई थी कि मॉम जी का उतरते हुए पाँव रपटा होगा और वो सीढ़ियों से फिसल गई होंगी। अब सूरत हाल बहुत परेशान कुन थी। मॉम जी चीख चीख कर चाशीन पर इल्ज़ाम लगा रही थी, इसने मुझे धक्का दिया, इसने मुझे सीढ़ियों से गिराया, ये मुझे मारना चाहती थी, ये मुझसे बेजार थी। उनकी चीखों पे मुलाजिम भी इकट्ठे हो गए थे और चाशीन का सितारा भी सख्त गर्दिश में था, क्योंकि अचानक ही ध्यान भी पहुंच गया था। उसे नसीम ने कॉल कर दी थी। वो वहीं इर्द गिर्द से ही गुजर रहा था, फ़ौरन ही पहुंच गया। मॉम जी की हालत देखकर उसका दिमाग घूम गया था। ऊपर से मॉम जी के इल्ज़ामात और रोना धोना, वो चाशीन को बख्शने के लिए तैयार ही नहीं थी। उनका सर फट गया था और खून की धारियाँ बह रही थी। नसीम उन्हें संभाल रही थी। ड्राइवर डॉक्टर को लेने चला गया तो ध्यान किसी बुफरे तूफान की तरह चाशीन पे पल पड़ा था। मॉम जी ने जो भी कहा था उसने सुन लिया और चाशीन की कोई भी वजाहत न सुनी समझी थी। वो किसी जख्मी शेर की तरह घराया था। तो तुमने अपना मकसद पूरा कर लिया, मॉम जी से जान छुड़वाने का बेहतरीन हल ढूंढा। तुम उन्हें मार देना चाहती थी, क्या सोचकर तुमने इतना जुल्म ढाया? चिंघाड़ता हुआ अपने आप में नहीं था। उसने चाशीन के नाजुक रुखसारों पे कहीं थप्पड़ एक साथ दे मारे थे, फिर उसे झंझोड़ते हुए अपने सामने से हटाया तो वो अपना तवाज़ुन न रख सकी। यूं मुंह के बल ज़मीन पर गिर गई थी। उसका सर मेज़ से टकरा और मेज़ का दूसरा कोना उसके पेट में शिद्दत से लगा था। वो एकदम दर्दनाक अंदाज में पेट पकड़ कर चीखी थी, लेकिन तब तक ध्यान मॉम जी को लेकर अस्पताल चला गया था। लेकिन उसके पीछे से क़यामत चाशीन पर से गुजर चुकी थी। वो खून में लथपथ बेहोश थी। जब इफ़रा भाभी और उर्दब भाई जान अफ्ताह खेजा ध्यान हाउस पहुंचे थे, वो तो मॉम जी का सुनकर आए थे। आगे चाशीन बेहाल सी गिरी पड़ी मिली थी। इफ़रा भाभी के तो हाथ पांव भूल गए थे। चाशीन को देखकर तो मामला कुछ और ही लगा था। नसीम ने सारी कार्रवाई सुनाई तो इफ़रा भाभी सर पकड़ कर बैठ गई। ध्यान को कौन समझे, पागल हो गया था क्या? उसे पता नहीं था मॉम जी खुद से कहानी बना लेती हैं। चाशीन को क्या ज़रूरत थी उन्हें धक्का देने की? मॉम जी तो उफ़। इफ़रा भाभी परेशानी और सदमे से नढाल हो गई। तब तक ध्यान मॉम जी को वापस लेकर आ गया था। उनके सर पे एक स्टिच लगा था और पाँव में मौज थी। अब वो ठीक थी, लेकिन स्वेलिंग की वजह से चलना कुछ दुश्वार था। इफ़रा भाभी चाशीन को होश दिलाने में लगी थी। नसीम उसकी हथेलियाँ मसल रही थी। उर्दब भाईजान ने कहा तो बस इतना ही कहा था, चाशीन को अस्पताल ले चलो, उसे होश नहीं आ रहा। वो सख्त अंदाज में बोल रहे थे। उन्हें ध्यान पे बहुत गुस्सा था और सच तो ये था, चाशीन की हालत देखकर वो सोच में पड़ गया था। इसे क्या हो गया? वो लब भींच कर रह गया था। जो कुछ वो करके गया था ज़हन से महव हो गया था और अब ख्याल आ रहा था। उधर मॉम जी की हालत गैर होने लगी। इसको क्या हो गया? इफ़रा, इसे अस्पताल ले जाओ। वो घबरा सी गई थी। ध्यान और इफ़रा भाभी उसे अस्पताल गाड़ी में डालकर ले गए थे और मॉम जी तस्बीह पकड़कर दुखते पाँव के साथ दुआएं करने में मसरूफ़ थी। अल्लाह जी, उसे कुछ मत तो उसे ठीक कर दो। कितनी अच्छी है वो, मैं उसके बगैर कैसे रहूँगी? मैं उसकी आदी हो चुकी हूँ। उनकी बाआवाज़ बुलंद दुआओं पे अंदर आते डैड भी चौंक गए थे। उन्हें भी फ़ोन पे इत्तला मिल गई थी, इसलिए अपना सारा काम छोड़कर फ़ौरन वापस पहुँच गए थे। अब ख्याल आ रहा है उसे मौत के मुंह में धकेल के। तुम दोनों, तुम और तुम्हारा लाडला, एक मट्टी से बने हो, मतलब परस्त, खुद परस्त और सिर्फ अपना सोचने वाले। ना तुम्हें एहसास था उस बेचारी का जो शौहर की खुशनुदी के लिए तुम्हारी चाकरी में लगी रहती थी, और ना उसे तुम्हारे लाडले को एहसास था उसका। अब दोनों ही पछताते रहो। जब वो नहीं होगी तो तुम दोनों को पता चलेगा। डैड के अल्फाज पे तस्बीह पढ़ती मॉम जी थर्रा उठी थी। ऐसे मत कहिए, खुदा ना करे उसे कुछ हो। हमारे ध्यान की दुल्हन है, उसे क्यों कुछ हो? उनकी आंख में आंसू भर गए थे। अब एहसास हो रहा है वो ध्यान की दुल्हन है। ना उसे ख्याल था बेचारी का, ना तुम्हें। उन्होंने लोहा गर्म देखकर मजीद चोट की थी।
हो तो रहा है एहसास, इतनी परेशान हूँ उसके लिए, उन्होंने भराई आवाज़ में कहा था। अब तो तुम्हारा लाडला भी बहुत परेशान हो रहा था। मुझे कॉल की, डैड जल्दी पहुँचे, दुआ करें उसके लिए। अब अपने सूद के लाले पड़ गए थे ना, फिक्र क्यों ना होती, डैड ने सुलग कर बताया था। उन्हें नवासे की अपनी बीवी से लातलकी बहुत खलती थी। बहुत दफ़ा उसे समझाया भी था, लेकिन उसकी वही अकड़, वही खुदी, वही नखवत। बीवियों को उनकी औकात में ही रखना चाहिए डैड, फिर सर चढ़ जाती और मुझे मुँह चढ़ी बक करती। औरतें नहीं पसंद, जैसा है चलने दे, और मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। उसकी बेनियाजी के क्या ही कहने थे। डैड तब हैरान थे और बहुत ही हैरान हुए थे। क्या वो भी तुमसे सेटिस्फाइड है, उन्होंने चौंक कर पूछा था। आई डोंट नो, और वो सेटिस्फाइड होगी, उसे और क्या चाहिए। वो नफ़रत भरा अंदाज था जिसे उस बेचारी से शादी करके दयान साहब ने बड़ा एहसान अजीम किया था। बेटा, लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं और बीवी सी मखलूक बनकर तो और भी बेचारी हो जाती हैं। उन्हें तो बड़े प्यार से रखा जाता है, उनका अपने शौहरों के सिवा होता कौन है। और फिर चाशीन का तो केस ही अलग है, उसके तो पेरेंट्स भी नहीं। तुम अपने रवैये को बदलो, थोड़ा नरमी बरतो। मुझे तो यकीन नहीं आता कोई अपनी पसंद, अपनी चॉइस के साथ भी ये हाल करता है। वो उसे समझाते थे, उसे तब समझ नहीं आती थी, उसे अब समझ आ रही थी बीवी क्या होती है। वो सिर्फ हुक्म की गुलाम नहीं होती, ना वो हाथ बांधी कनीज होती, वो एक जीती जागती इंसान होती है। उसके भी कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ जज्बात होते हैं, थोड़ी सी मर्जी होती है, थोड़ी सी आज़ादी की ख्वाहिश रखती है। लेकिन उनका नवासा इस मामले में बड़े अलग ख्यालात रखता था। उसके नज़दीक बीवी की ना कोई मर्जी होती थी, ना कोई ख्वाहिश होती थी, और उसे घर तक ही महदूद रखना चाहिए था, और उसे दबा कर ही रखना चाहिए था। और अपने रवैये, सख्ती और दबाव को अब अच्छी तरह से भुगत भी रहा था। मॉम जी ने हैरत से शौहर की तमाम गुफ्तगू सुनी थी, और वो सिर्फ एक ही बात पे अटक गई थी। सूद? कौन सा सूद, उन्होंने हैरत से पूछा था। दिल में एक अजीब सी सरखुशी की लहर आकर अंगड़ाई लेकर जागी थी, वहीं जैसे उसने अपनी खुदी और अना में गवा दिया, अपने गुस्से के हाथों ज़ाया कर दिया। डैड अफसुर्दगी से उठे थे और मॉम जी सदमे से बस गुंग होकर रह गई थी। चाशीन की हालत संभल गई थी तो उसने घर वापसी पे सिर्फ इतना ही कहा था, इफ़रा भाभी, मुझे अमनाबाद जाना है, मुझे वहाँ छोड़ दीजिए। उसने चीज़ें समेटती इफ़रा भाभी को अपनी तरफ मतवज्जे किया था। इफ़रा भाभी रुक सी गई थी, उनके हाथ ढीले पड़ गए थे। क्यों बेटा, वहाँ क्यों जाना है? उन्हें अपने अल्फाज अजनबी लगे थे। मुझे आपके घर नहीं जाना भाभी, मुझे अमनाबाद छोड़ाएं, उसकी एक ही ज़िद थी। इफ़रा भाभी चुप सी कर गई। अभी तुम ठीक नहीं हो, जब बेहतर होगी तो चली जाना, अभी क्यों जाना है? उनकी मुलायमत पे उसने आंखों में उभरती नमी को अंदर धकेलकर भिंची आवाज़ में कहा, इसलिए कि मैं आपकी इज्जत माँ बेटे के काबिल नहीं हूँ। मैं नासमझ हूँ, अनपढ़ हूँ, मुझे किसी बात की तमीज़ नहीं है, और मैं उन जैसी नहीं बन सकती। मैं उनकी मॉम जी को मारना चाहती थी, उनकी ठीक से केयर नहीं करती। ना आपकी वालदा मुझसे खुश है, ना आपका बेटा मुझसे खुश है, तो मेरा यहाँ रहने का क्या जवाब बनता है, जबकि मेरा बच्चा भी नहीं रहा। वो अपने खाली खाली वजूद को देखती फूट फूट कर रोने लगी थी। इफ़रा ने गहरा सांस भरा और उसके करीब चली आई। वो उसकी तकलीफ़ को समझती थी, वो जानती थी चाशीन जज्बाती तोड़ फोड़ कर शिकार थी। उसे तसल्ली देना चाहती थी, सबसे बढ़कर उसका दिल साफ करना चाहती ज़रूरी था। ऐसा नहीं है चाशीन, मॉम जी तुमसे खुश हैं, और जो कुछ भी हुआ मॉम जी की वजह से हुआ। वो ना गिरती, ना उन्हें चोट आती, और ना इतना मामला बिगड़ता। यकीन करो, हमें मॉम जी के किसी भी इल्ज़ाम पे यकीन नहीं था, और ना ध्यान को था। उसे वक्ती गुस्सा आया था मॉम जी की तकलीफ़ देखकर। उनसे बहुत प्यार करता है वो, मॉम जी के लिए मुझसे भी लड़ पड़ता है। उसे भी पता था मॉम जी की ज़हनी रूह भटक जाए तो वो जो मर्ज़ी बोलती रहती। उसे बस इतना गुस्सा था, अगर मॉम जी ऊपर गई थी तो तुम साथ रहती, उनका ख्याल रखती, और साथ लेकर नीचे आती। वो अकेली थी, इसीलिए गिर गई। उसने एक मर्तबा भी ये नहीं सोचा कि तुमने उन्हें गिराया था। वक्ती गुस्से में उसने तुम्हें कुछ बुरा भला कहा, लेकिन ये तब की बात थी, अब वैसा नहीं है, यकीन करो चाशीन। इफ़रा भाभी ने उसके बिखरे बाल समेटे थे, उसके आंसू पूंछे थे। वो और शिद्दत से रोने लगी थी, और उन्हें क्या बताती। दुख ये नहीं था कि मॉम जी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था और ध्यान ने उस पर तशद्दुद किया था, बगैर वजह जाने समझे पूछे, बल्कि दुख तो ध्यान की बेअतनाई का था, बेरुखी का था, संग दिली का था। वो उन्हें क्या क्या बताती, उसका दिल तो पूर फगार था, ज़ख्म ज़ख्म था। मुझे आपकी बात पे एतबार है भाभी, और मुझे ये भी पता है मॉम जी ठीक नहीं है। वो तो डैड ना भी हों, उनके बारे में भी बहुत कुछ कह देती हैं। मेरी गलती है कि मैं उन्हें ऊपर लाइब्रेरी में छोड़कर नीचे कॉफ़ी बनाने आ गई थी, और वो मेरे पीछे ही नीचे आ गए। उनका पाँव स्लिप हुआ और वो गिर गई। मैं जानती हूँ साहब ने भी वक्ती गुस्से में कहा, मगर कहा तो था ना, मुझ पे बेअतबारी ज़ाहिर की, मुझे तकलीफ़ थी, मुझे मारा और मेरा बच्चा चला गया। शायद अल्लाह की यही मर्ज़ी थी, मेरी किस्मत ख़राब थी, और मैं जानती हूँ मैं बख्तावर कहीं से नहीं हूँ। मैंने उस पर सब्र कर लिया भाभी, इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, सब्र ही कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे वापस आपके घर नहीं जाना। मैं आपके बेटे की पसंद नहीं हूँ, उनकी ज़िंदगी पे ज़बरदस्ती मुसल्लत हूँ। वो मुझसे खुश नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करते। उनका अखड़ा और तल्ख रवैया चीख चीख कर मुझे एहसास दिलाता है मैं उनके काबिल ही नहीं थी। फिर आपने ऐसा क्यों किया?
आपने उनसे मेरी शादी क्यों कर दी थी? आप उनके लिए उन्हीं के जैसी बुलंद लड़की लाती जो उनके काबिल होती, अकल में, सोच में, ज़हन में, इल्म में, स्टेटस में। मैं तो बहुत हकीर थी, कम इल्म थी, मुझ में तो गट्स ही नहीं। आपने ये जुल्म क्यों किया? एक मुश्किल तरीन बंदे से मेरी शादी करवा दी। आप ही ने की। आप ना करती, आप काश्मीरा को ले आती। वो बेरब्त सा बोलती जा रही थी। इतने महीनों का लावा था जो फट पड़ा था, वो बोलती रही थी। इफ़रा भाभी सुनती रही थी। जब वो बोल बोल कर थक गई तो इफ़रा भाभी ने रसान से कहना शुरू किया। उनके लहजे में सच्चाई थी, मुलायमत थी, और जो कुछ इफ़रा भाभी बता रही थी उसे सुनकर चाशीन का मुंह खुल गया था, उसकी आंखें खुल गई थी। जो तुमने कहना था कह लिया, शायद ठीक ही कहा। मेरा बेटा कुछ मुश्किल पसंद है और शायद एहसास बर्तरी का शिकार भी है, तभी तो उसे अपने और मेरे सर्कल में से एक भी लड़की नहीं भाई थी। मैं, मॉम जी, डैड, जिसका भी नाम लेते वो इनकार कर देता था, या वो अपने से बेहतर किसी को नहीं चाहता था, या वो अपने बराबर किसी को नहीं चाहता था, और ये दो चीज़ें हमारे सर्कल में वाफिर पाई जाती थी। तंग आकर मैंने और उर्दब ने कश्मीरा को मांगने का फैसला कर लिया था, और हमने उससे पूछे बगैर प्रपोज़ल भी दे दिया था। लेकिन बाद में हमें बड़ी खफ़त उठाना पड़ी थी, क्योंकि दयान ने साफ इनकार कर दिया था। उसे लगता था ऐसी कोई भी लड़की उसके साथ नहीं चल सकती थी। वो जानता था उसका मिजाज कैसा था। वो मुख्तलिफ था, मुश्किल पसंद था, थोड़ा खुद पसंद था, वो सब कुछ ही था, मैं भी मानती हूँ। लेकिन एक बात समझ लो चाशीन, हमेशा के लिए जान लो, तुम उस पर मुसल्लत हरगिज़ नहीं थी। हम ऐसा कर ही नहीं सकते थे कि तुम्हारी ज़बरदस्ती उससे शादी करवाते या उसे तुमसे मजबूर करते शादी करने के लिए। तुम्हें इस बात का यकीन दिलाने के लिए मुझे कुछ पीछे जाना पड़ेगा। जब हम मैं और उर्दब अमन आबाद जाना चाहते थे तो बड़ी मुश्किल से दयान को साथ लेकर गए थे। ड्राइवर छुट्टी पर था, उर्दब ड्राइविंग नहीं कर सकते थे। यूं मजबूरन दयान को हमें अमनाबाद ले जाना पड़ा। मुझे याद है वहाँ दयान बुरे मूड के साथ गया था। वो जाना ही नहीं चाहता था। वो थोड़ी देर के लिए वहाँ रुका था, सिर्फ चंद लम्हों के लिए, और तब तुम सामने नहीं आई थी। फिर उसने तुम्हें कहाँ देखा था? मैंने बहुत दफ़ा सोचा और मुझे नाकामी हुई। मुझे याद नहीं आता था कि तुम्हें दयान ने कहाँ देखा था। ये मामला यहाँ तक ही रहता, आगे ना ही बढ़ता, लेकिन दयान ने अचानक एक फ़ैसला कर दिया और इस पे डट गया। मैं हैरान थी, परेशान थी और कतई नहीं चाहती थी कि अमनाबाद से कोई लड़की बहू बना कर लाऊं, लेकिन दयान की ज़िद ने हमें मजबूर कर दिया था। फिर मैंने पूछा, वो किस लड़की से शादी करेगा? तो उसने एक अजीब बात कही थी। उसने कहा, वो जो दूसरी मंजिल पर खिड़की में खड़ी थी, जिसके हाथ में किताब थी। मेरा जहन रादिया, लैला, नाजिया की तरफ भटका। वो अच्छी थी, एजुकेटेड भी, रख रखाव वाली भी। मुझे तो इतने दिन बाद भी यकीन नहीं आया था वो लड़की जो खिड़की में खड़ी थी वो लैला, नाजिया, रादिया में से कोई नहीं थी, वो तुम थी। मेरे लिए बहुत हैरान कुन बात थी। दयान तुम जैसी मैच्योर कम उम्र लड़की से शादी करना चाहता था। हमारी लंबी लंबी झड़पें और लंबी लंबी बहसें हुई, वो कहानी अलग ही थी। बस दयान ने मुझे इतना ही समझाया, मम्मी मेरे साथ बस वहीं चल सकती है। और मुझे दयान की बात समझ आ गई थी, उसके साथ बस तुम ही चल सकती थी। मुझे यकीन भी आ गया वो बहुत मुश्किल पसंद है, थोड़ा मगरूर है, थोड़ा अखड़ है, थोड़ा लाताल्लुक़ रहता है, लेकिन ये बात तुम्हारी खुशी और ज़हनी सुकून के लिए कम नहीं कि तुम खालिस्तन उसकी पसंद से उस घर में हो। तुम उसकी पहली और आखिरी चॉइस हो। क्या तुम्हारी खुशी के लिए ये कम नहीं? एक बात तुम्हें बता दूँ, वो सारी उम्र भी गुजार कर तुम्हें ये नहीं बताएगा, ये नहीं कहेगा तुम मेरी पसंद हो। वो कभी इजहार नहीं करेगा, ये उसकी फ़ितरत है और फ़ितरत कभी नहीं बदलती। लेकिन तुम्हें उसके ऐसे ही मिजाज के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ, अनजाने में ही सही। बेटा एक बात समझ लो, वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। अगर उसे पता होता कि तुम प्रेग्नेंट हो तो ऐसी नौबत ही ना आती। जो नुकसान तुम्हारा हुआ है उससे बढ़कर हमारा हुआ है। हमने अपना सूद गंवा दिया है। वो बहुत तकलीफ़ में है। जिस दुख से तुम गुजरी हो वो भी उसी तकलीफ़ से गुजरा है। उसने भी ये नहीं सोचा था ऐसा कुछ हो जाएगा। जो भी हुआ बेखबरी में हुआ। और बेटा, और अल्लाह ने चाहा तो उम्मीद फिर से लग जाएगी। लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि तुम अपना घर बार छोड़कर चली जाओ। तुम अपना दिल साफ़ कर लो बेटा। बस इतना सोचकर खुशगुमान हो जाया करो कि तुम्हारा शौहर सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। उसके दिल तक कोई भी नहीं पहुंच सकता सिवाय तुम्हारे। इफ़रा भाभी ने बेयकीनी के पंडोलों में झूलती चाशीन को हर फिक्र, गम और दुख से बेगाना कर दिया था। हर लफ्ज़, हर वजाहत, हर गम उन अल्फाज के सामने हीज थी। वो अपने साहब की पसंद थी। क्या ये खुशी कम थी? क्या ये एहसास छोटा था? उम्र भर के सुकून और शांति के लिए कनात पसंद सी चाशीन को इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए था। वो उम्र भर के लिए नवाज दी गई थी। और फिर एक साल मज़ीद गुजर गया था। एक और सरतरीन मौसम फैल गया। दयान हाउस भी उसी मौसम के ज़रिए असर था। धुंध और बर्फ़ बादल की तरह फैलती थी। पूरा दयान हाउस धुंध में लिपट जाता था। मॉम जी और डैड उम्रा करने रवाना हो चुके थे। इफ़रा भाभी और उर्दब भाईजान सुबह सुबह ही पिंडी के लिए निकले थे। अलबत्ता अमनो अमान यहीं थी और अभी लंबी छुट्टी का इरादा रखती थी, क्योंकि अपने मनपसंद खिलौने को छोड़कर उन दोनों का कहीं भी जाने को दिल नहीं करता था। 4 माह का हनान उन सब की आंखों का तारा था। दादा दादी, बाबा और दोनों
पुप्पियों की जान बंद थी। वो दोनों तो उसे फीड करने के लिए भी चाशीन को नहीं देती थी। पूरा वक्त उनकी बारी बारी गोद में मुंतकिल होता था। कभी वो उसे पराम में डालकर हॉल में घुमाती थी, मौसम अच्छा होता तो बाहर भी ले जाती, और हर वक्त हनान के साथ सेल्फियाँ बनाने में दोनों का वक्त गुजरता था। हनान का मिलना उनकी ज़िंदगियों में आना एक एजाज़ था। हनान ने उनकी ज़िंदगी में आकर सबको एक एक ओहदे पर प्रमोट कर दिया था। यंग से उर्दब भाईजान और इफ्रा भाभी दादी और दादा बन चुके थे। चाशीन को हनान ने अम्मी और दयान को बाबा बना दिया था। सबसे मोतबर रिश्ते पे अमन अमान फाइज हो गई थी। छोटी सी दोनों पुप्पियाँ अपने भतीजे के नाज उठा उठा कर नहीं थकती थी और फ्रेंड्स में इतरा इतरा कर चलती थी। अक्सर साहब भी अमन अमान को टोक देते, ना करो यार, बेचारा तंग पड़ जाता है, तुम दोनों इसे सोने भी नहीं देती। जब दयान बहनों को टोकता तो इफ्रा भाभी फ़ौरन बोल पड़ती थी, अपने जैसा रूखा ना बना दो हनान को, वो नहीं तंग पड़ता, बच्चियों को खेलने दो। इफ्रा भाभी के जवाब पे दयान खामोश हो जाता था और चाशीन मुस्कुराहट छुपाकर इधर उधर हो जाती थी। साहब के साथ इफ्रा भाभी ही निमटती थी और अब हनान की वजह से अक्खड़ मिजाज घड़ी की सुई पे चलने वाले साहब की पूरी रूटीन डिस्टर्ब हो चुकी थी। हनान साहब रात देर तक जागते और सुबह देर से उठते थे। यूँ ध्यान अपने रूम में चाशीन का इंतज़ार करके तंग आ जाते। हनान ने हकीकत में उनकी ज़िंदगी काफ़ी बदल दी थी। साहब की तंग मिजाजी में कमी आ गई थी। बेटे के साथ साथ बेटी की माँ को भी वक्त देते थे, उसका ख्याल रखते थे, उन्हें घुमाते फिराते थे। वो लोग शहर भी जाते, आउटिंग भी करते, शॉपिंग भी, होटलिंग भी। ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया था और ये सब तभी बदला था जब एक ठोकर लगी। गो के इस ठोकर के बदले में ध्यान का बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन उसने ठोकर से सबक हासिल कर लिया था। वो अपने एक बच्चे को खो चुका था, मज़ीद कोई नुकसान नहीं चाहता था, वो भी इस सूरत में जब डॉक्टर ने चाशीन की ज़िंदगी के चांसेस भी कम कम बताए थे। तब ध्यान को एहसास हुआ था चाशीन उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती थी। उसकी खिदमत, चाहत, उल्फत का हर रंग निकल के सामने आ गया था। वो अंदर से पशेमान भी था, अपने रूखे रवैये पे नादिम भी। उसे एहसास हो चुका था, लेकिन ज़रूरी था वो माजरतें करता और इजहार भी करता। हाँ, उसने खुद को बदल लिया था, वो थोड़ा नरम हो गया था और अपनी सतह से कुछ नीचे आ गया था। वो चाशीन के लिए और से और हो गया, उसका ख्याल भी रखता था, ज़रूरतें भी पूरी करता था, और तो और अमन आबाद भी बाकायदगी से ले जाता। बाजियों की शादियों में भी भरपूर शिरकत की थी। सब कुछ ठीक था, बेहतरीन था और बहुत अच्छा गुजर रहा था। चाशीन मुतमईन थी, खुश थी, तो ध्यान भी अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून था। लेकिन आज भी वो इजहार के मामले में उतना ही बेनियाज था। वो उसे ये नहीं कहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुम मेरी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ू हो। इसके बावजूद ध्यान का हर अमल इजहार की वाज़ेह तस्वीर था। उसके अल्फाज चाशीन के लिए नहीं थे। वो उसे चाहता था, ख्याल रखता था, वक्त देता था, और फिर भी इजहार से लाताल्लुक़ था। वो चाशीन को क्यों बताता? क्या सर चढ़ाने के लिए? पहले ही अनान को पैदा करके वो खासी मुँह चढ़ गई थी, तो क्या मज़ीद भी उसे खुद पे सवार कर लेता? वो अपनी आदत और फितरत से मजबूर था और इसी फितरत के साथ खुश था। जहाँ तक चाशीन का ताल्लुक़ था, तो वो अब भी ध्यान की सांसों के साथ चलती थी, उसकी खिदमत करती थी, मोहब्बत करती थी और एक वफाशवार बीवी की तरह उसके मदार के गिर्द घूम रही थी। वो अपने इस मदार में ध्यान की फितरत के हर रंग के साथ मुतमईन और खुश थी। उसने ध्यान की फितरत के हर रंग के साथ समझौता कर लिया था, क्योंकि वो इफ्रा भाभी की बदौलत इस सच की हकीकत से वाकिफ़ थी, क्योंकि वो ध्यान और दब की हकीकी पसंद थी। वो इजहार करता या ना करता, और ये ऐसा एहसास था जो उम्र भर के ज़्यादा राह के लिए काफ़ी था। तो ये था खूबसूरत सा नावल। होपफुली कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी इसकी स्टोरी। हाँ, थोड़ा है वो खुद पसंद वाला, अच्छा नहीं था, उसने उसके साथ इतना गलत किया, लेकिन खैर नावल बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत मैच्योर राइटिंग स्टाइल था। होपफुली कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। इसके अलावा मैं आजकल दिल दिया दहलीज़ नावल पढ़ रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। उसकी स्टार्टिंग की एपिसोड कुछ बोरिंग है, लेकिन क्योंकि वो लॉन्ग नावल है तो उसकी स्टार्टिंग में स्टोरी थोड़ी समझ आने में टाइम लगता है, लेकिन वो बहुत ही मज़े का नावल है, जिसको मैंने नॉवेल्स फॉरएवर चैनल से बुक्स फॉरएवर चैनल पर शिफ्ट कर दिया। उसकी तीसरी एपिसोड के बाद जो भी एपिसोड मिल रही है वो उधर मिल रही है। चौथी एपिसोड आप लोगों को वहाँ मिलेगी, उसका लिंक तीसरी एपिसोड की डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग वो नावल ज़रूर सुनिएगा। इश्क दी बाजी नावल भी बहुत ही ज़बरदस्त था, जो कि कंप्लीट हो चुका है बुक्स फॉरएवर चैनल पर। होपफुली कि आजकल जितने भी मैं नावल पढ़ रही हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।